अध्याय 40। अकादमी में 2 सप्ताह बीत गए लेकिन अनिरुद्ध ने कुछ खास हासिल नहीं किया था। सप्ताह में एक बार एक ही क्लास में उपस्थित होने के अलावा उसका जीवन उस समय से बहुत अलग नहीं था जब वो एक एडवेंचरर था। जेनिथ सिटी प्रीमियम पॉइंट्स के बजाय सामान्य मुद्रा पर आधारित थी, इसलिए अनिरुद्ध अपने लिए रहने और अभ्यास करने के लिए एक शांत घर खरीदने में सक्षम था। प्रीमियम पॉइंट्स का इस्तेमाल सुविधाओं और खजाने के लिए किया जाता था, यानी शक्ति बढ़ाने के लिए ज़रूरी हर चीज़ के लिए। इसका मकसद छात्रों को तनाव दिए बिना उन्हें प्रोत्साहित करना था। अगर रहन वगैरह के लिए भी प्रीमियम पॉइंट्स ज़रूरी होते तो अकादमी में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाती, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ कोई मासिक भत्ता प्रणाली नहीं थी। अनिरुद्ध ने जिस इतिहास की क्लास में दाखिला लिया था वो बेहद उबाऊ थी और उसे हाई स्कूल में पढ़ी विश्व इतिहास की क्लासेस की याद दिला रही थी। अब तक प्रथम विश्व युद्ध की कोई चर्चा नहीं हुई थी और सारा इतिहास मानव जगत और माना की प्राप्ति के बाद से उसके विकास पर केंद्रित था। जब वो क्लास में नहीं होता था तो अनिरुद्ध अपने नियमित काम में लग जाता था। वो बीस्ट्स को मारने का कोई भी मिशन ढूंढता और उसे पूरा करता। कभी कभी वो संग्रह मिशन पर भी जाता था। उसे ये मिशन खास पसंद नहीं थे क्योंकि टेलीपोर्ट करने की क्षमता रखने वाले अनिरुद्ध के लिए ये बेहद आसान थे और इनसे उसकी काबिलियत में कोई सुधार नहीं होता था। फिलहाल उसकी समस्या ये थी कि वो अपने प्रीमियम पॉइंट्स का इस्तेमाल कैसे करे। अकादमी के खजाने में कई दिलचस्प औषधियाँ और खजाने मौजूद थे जिन्हें वो खरीद सकता था, लेकिन उनमें से अधिकांश उसके लिए वास्तव में मददगार नहीं थे। फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए बनी औषधियों के मुकाबले उसकी शारीरिक क्षमता बहुत अधिक थी और उसकी मानक क्षमता तो उससे भी कहीं अधिक थी। उसके पास बिजली प्रशिक्षण मैदानों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वो अपनी बिजली संबंधी क्षमता के विकास से वास्तव में निराश था, लेकिन उसने इसे सुधारने में कभी समय नहीं लगाया। उसकी स्थानिक क्षमता में तेजी से हो रहे सुधारों के कारण इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हालांकि अनिरुद्ध को अपनी स्थानिक क्षमता विकसित करने में अब एक बाधा का सामना करना पड़ रहा था। वो जानता था कि वेक्टर नियंत्रण को आगे बढ़ाने के लिए उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार उसकी थर्ड लेवल वेक्टर नियंत्रक के रूप में नहीं रह सकती थी। इसलिए उसने अपना ध्यान बदलने का फैसला किया और उम्मीद की कि इससे उसे नए विचार मिलेंगे। बिजली के रचनात्मक उपयोगों की उम्मीद उसने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। इस समय उसका एकमात्र लक्ष्य इसे अत्यंत विनाशकारी बनाना था। उसे ये भी एहसास हो गया था कि वो अपनी वेक्टर नियंत्रण क्षमता का उपयोग करके अपनी बिजली की शक्ति को बढ़ा सकता है। उसने प्रशिक्षण क्षेत्र में इस पहलू का अभ्यास करने का निर्णय लिया क्योंकि यह विशेष रूप से बिजली की शक्ति का उपयोग करने वालों के लिए बनाया गया था। साथ ही वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये प्रशिक्षण मैदान वास्तव में क्या है। अकादमी की संरचना पृथ्वी पर स्थित विश्वविद्यालयों के समान थी, जिससे ये जेनिथ सिटी के भीतर एक छोटा सा शहर जैसा बन गया था। शुरुआत में अनिरुद्ध को रास्ता खोजने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन उसे दिए गए पर्चे में एक नक्शा भी था, इसलिए उसने उसी का इस्तेमाल करके इधर-उधर जाना बेहतर समझा। आधे घंटे चलने के बाद अनिरुद्ध शहर की सबसे विशाल इमारतों में से एक के सामने पहुंचा। ये इमारत एक विशाल पिरामिड की तरह थी जो बादलों को छूती हुई प्रतीत होती थी। अकादमी के सभी प्रशिक्षण मैदान यहीं स्थित थे। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हॉल एक सामान्य 2 मंजिला इमारत जितना बड़ा था, जिसमें पिरामिड की तरह भाप युग की कोई विशेषता नहीं थी। हालांकि वो थोड़ा भ्रमित था, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा और बिजली प्रशिक्षण मैदान के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। उसके पास 3 विकल्प थे। पहला था बुनियादी प्रशिक्षण मैदान, दूसरा था लाइटनिंग वैली और तीसरा था थंडर माउंटेन। इनकी कीमत क्रमशः 10, 100 और 500 प्रीमियम पॉइंट्स थीं। अपने छात्र पहचान पत्र को देखते हुए उसने प्रीमियम पॉइंट सेक्शन के आगे 644 लिखा हुआ देखा। संतुष्ट होकर उसने सबसे ऊंचा विकल्प चुना। इस सुविधा का उपयोग करने के अलावा उसे प्रीमियम पॉइंट्स की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने अपने खर्च की परवाह नहीं की। रिसेप्शनिस्ट उसकी पसंद देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने स्टेशन पर एक बटन दबाया और अनिरुद्ध को डेस्क के पीछे एक दरवाजे तक ले गया। दरवाज़ा खुलते ही अनिरुद्ध को स्थान में हल्का सा उतार चढ़ाव महसूस हुआ, जिससे उसे इमारत के पीछे की सच्चाई का एहसास हुआ। इसमें कई उपक्षेत्र थे जो विभिन्न रुचियों को पूरा करते थे। इमारत का अनोखा आकार संभवतः उपक्षेत्रों के विभाजन से संबंधित था और बटन संभवतः ये चुनने के लिए था कि दरवाज़ा किस उपक्षेत्र से जुड़ेगा। दरवाजे से अंदर आते ही अनिरुद्ध का सामना बिजली के एक तेज झटके से हुआ, मानो उसे गिराने की कोशिश कर रहा हो।
लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, वो टेलीपोर्ट होकर गायब हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर अनिरुद्ध ने पाया कि दरवाजा गायब हो चुका था। तभी उसे अपने आईडी कार्ड से एक झंझनाहट महसूस हुई। उसे बाहर निकालते ही उसने देखा कि उसकी सतह पर लिखे शब्द बदल गए थे। अनिरुद्ध रॉय, थंडर माउंटेन, शेष समय 71 घंटे 59 मिनट 55 सेकंड। जल्दी बाहर निकलने के लिए अपने छात्र आईडी कार्ड में माना ऊर्जा डालें। ये बात सीधी साधी थी, लेकिन वो समझ गया। हर नए छात्र को मौखिक रूप से समझाना झंझट भरा था, इसलिए ये प्रणाली कहीं अधिक कारगर थी। इसका उपयोग उन लोगों के लिए भी किया जा सकता था जो पहले से ही नियमों को जानते थे। अब जब उसने वह काम निपटा लिया था, तो अनिरुद्ध को आखिरकार अपने आसपास के वातावरण को देखने का मौका मिला। थंडर माउंटेन नाम बिल्कुल भी गलत नहीं था। उसके चारों ओर की जमीन ढलान वाली थी और उसके सामने अब तक देखे गए सबसे विशाल पहाड़ों में से एक खड़ा था। ये पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, जो 10,000 मीटर की ऊंचाई पर शान से खड़ा था। इसकी चोटी बाकी आकाश की तरह ही काले बादलों से घिरी हुई थी। उस अंतरिक्ष में इस पहाड़ के अलावा और कुछ नहीं था। पूरा इलाका लगातार बिजली की कड़ियों से घिरा हुआ था, यहाँ तक कि सबसे छोटी बिजली भी वहां से मोटी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे कोई पहाड़ पर ऊपर चढ़ता जाता, बिजली उतनी ही तेज होती जाती। इस बिजली को देखकर ही अनिरुद्ध को अपनी विनाशकारी शक्ति बढ़ाने के विचार आने लगे। जहां भी यह गिरती, तबाही मच जाती। कुछ चट्टानें तो छूते ही चूर चूर हो जाती। हालांकि अनिरुद्ध की देखने की क्षमता आम लोगों से कहीं अधिक गहरी थी। वह जमीन पर सांपों की तरह दौड़ती हुई प्रचंड बिजली की ऊर्जा को देख सकता था और बादलों के भीतर व्याप्त अत्यधिक संकुचित ऊर्जा को भी देख सकता था। बैंगनी रंग की ऊर्जा आसपास की हवा में भी व्याप्त थी। इस पूरे क्षेत्र में हर चीज बिजली से भरी हुई थी। अनिरुद्ध ने पहाड़ की चोटी की ओर देखते हुए मुस्कुराया। उम्मीद है कि ऊपर बिजली गिरना विकास जितना दर्दनाक न हो। ये शब्द कहकर अनिरुद्ध तेजी से चोटी की ओर चढ़ने लगा। 3 दिन बाद अनिरुद्ध थंडर माउंटेन की चोटी पर अस्थिर काली बिजली से घिरा हुआ दिखाई दिया। टेलीफोन के खंभे जितनी मोटी प्राकृतिक बैंगनी बिजली लगातार उसे गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन व्यर्थ। जब यह अनिरुद्ध के चारों ओर फैली काली बिजली से टकराती थी, तो उनके बीच भयंकर झड़पें होती थीं, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ की चोटी के टुकड़े उखड़ जाते थे और नीचे गिरने लगते थे। हालांकि उसने केवल 3 दिनों तक ही प्रशिक्षण लिया था। उसके लिए इतना उन्नत होना असंभव था कि वह अपनी ओर आने वाली हर बिजली की चमक को रोक सके। अक्सर दर्जनों बिजली के झटके उसकी खुद की बिजली सुरक्षा को भेद कर उसके शरीर की ओर बढ़ते थे। इनमें से आधे उसके वेक्टर फील्ड द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाते थे, जबकि बाकी आधे सीधे उसके शरीर पर टकराते थे। इसका कारण यह था कि अनिरुद्ध ने कुछ रोचक खोज की थी। इस स्थान के भीतर मौजूद विद्युत ऊर्जा को वह अपने शून्य शरीर द्वारा अवशोषित कर सकता था, जिससे उसकी समझ में वृद्धि हो सके। यह अवशोषण ही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से वह शिखर पर मौजूद बिजली की तरह तेज गति वाले खिलाड़ियों के साथ गुणवत्ता के मामले में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली प्रचंड प्राकृतिक बिजली की ऊर्जा ने उसके अंगों और रक्त को झुलसाने का प्रयास किया, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली प्रचंड शक्ति ने उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। बिजली से भरी उस ऊर्जा को शुद्ध करके उसके शरीर में वापस भेज दिया गया, ताकि वह उसे नष्ट करने के बजाय पोषण दे सके। अचानक अनिरुद्ध की आंखें खुल गई। अभी भी बैठे हुए उसने आकाश की ओर एक भयानक दहाड़ लगाई और जैसा कि अपेक्षित था, इस दहाड़ के साथ ही उसके मुंह से एक विशाल भंवर जैसी किरण निकली। हालांकि इस सांस और सामान्य सांस में अंतर यह था कि बिजली, जो आमतौर पर स्थानिक तूफान के चारों ओर नाचती रहती थी, वास्तव में इसके भीतर समाहित थी। जहां एक ओर अंतरिक्षीय तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देता है और अपने लक्ष्यों को क्षत विक्षत कर देता है, वहीं दूसरी ओर बिजली भी उसके हमले का पीछा करती है और प्रारंभिक क्षति के बाद जो कुछ भी बरकरार रह सकता था उसे जलाकर राख कर देती है। कुछ मिनट तक बेकाबू होकर दहाड़ने के बाद अनिरुद्ध मुस्कुराया और अपनी स्थिति की जांच की। स्टेटस: नाम अनिरुद्ध रॉय। रेस आधा इंसान आधा जानवर। जेंडर मेल। उम्र 19 वर्ष। लेवल 75। वेक्टर कंट्रोलर बिजली जादूगर। एक्सपीरियंस पॉइंट 78,450 आउट ऑफ 80,000। टाइटल एस, शून्य शरीर का धारक और इवॉल्वर। एफिनिटीज स्पेस और थंडर। शारीरिक संरचना शून्य शरीर। मैजिक पावर 3,900।
स्ट्रेंथ 275, एजिलिटी 290, डिफेंस 265, इंटेलिजेंस 250, डेक्सटेरिटी 290, स्किल्स वॉर्प लेवल 5, स्थानिक कंट्रोल लेवल 7, हाई लेवल रीजेनरेशन लेवल मैक्स, स्वॉर्ड मास्टरी लेवल मैक्स, मैना सेंस लेवल 8, डिवावर लेवल 5, वेक्टर कंट्रोल लेवल 6, लाइटनिंग मैजिक लेवल मैक्स, इन्वेंटरी। ट्रेट एस शॉक अब्जॉर्प्शन, ऑल सीइंग आइज लेवल 3, ड्रैगन की सांस। विराज के सब स्पेस में आखिरी बार अपनी स्थिति की जांच करने के बाद से उसकी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं हुए थे, सिवाय उसके लंबे समय से भूले हुए सब क्लास के। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता गया, उसकी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा शक्ति में भी वृद्धि होती गई। क्योंकि उसे कालकोठरी में मिले बीस्ट्स की तरह कोई विशेष बीस्ट नहीं मिला था जो उसे जबरदस्त लाभ पहुंचाता। सतह पर बीस्ट्स को मारने में बिताया गया समय वास्तव में इस बात को और भी स्पष्ट करता था कि कालकोठरी कितनी खास थी। इसके अलावा उसकी कुछ क्षमताओं में मामूली सुधार हुआ था और उसकी स्थानिक जादुई शक्ति वेक्टर नियंत्रण में विकसित हो गई थी। हालांकि जिस बदलाव को देखकर वो सबसे ज्यादा उत्साहित था वो ये था कि उसकी बिजली की जादुई शक्ति, जो लंबे समय से छठे लेवल पर अटकी हुई थी, आखिरकार अधिकतम लेवल पर पहुंच गई थी। हाल ही में सीखी नियंत्रण अवस्थाओं के अनुसार उसे अभी भी जादूगर लेवल पर होना चाहिए था, लेकिन वो मास्टर लेवल तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। उसे बस अपनी बिजली के लिए और अधिक अमूर्त अनुप्रयोग खोजने थे। अपना पहचान पत्र देखकर उसने पाया कि प्रशिक्षण मैदान में उसका समय समाप्त हो चुका था। पहाड़ की तलहटी में दरवाजा फिर से दिखाई दिया और अनिरुद्ध सीधे टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच गया। ये सोचते हुए कि उसे इस सुविधा का अधिक बार उपयोग करना चाहिए, अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। हालांकि स्वागत कक्ष में लौटते ही अनिरुद्ध का स्वागत एक चिढ़ाने वाली और परिचित आवाज ने किया। अरे देखो तो सही, कौन आया है? ये हैरान परेशान सा चेहरा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी कि तुम बोल ही नहीं पा रहे? अध्याय 42। अरे देखो तो सही, कौन आया है? ये कैसा चेहरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे इतना याद किया कि तुम बोलने में असमर्थ हो गए हो? अनिरुद्ध के सामने गुलाबी बालों और माणिक जैसी आंखों वाली एक जानी पहचानी लड़की खड़ी थी। पहली मुलाकात की तुलना में अनिरुद्ध को यह मानना पड़ा कि अब वो कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। पिछली बार उसने सादे कपड़े पहने थे, मानो अपनी सामाजिक स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आज वो अनिरुद्ध की तरह सजी धजी थी। उसने चांदी की धारियों वाला एक स्लीवलेस टॉप और उससे मेल खाता हुआ पैंट पहना हुआ था। उसके जूते काले रंग के बूट थे। हालांकि ये भड़कीले नहीं थे, लेकिन लड़ाई के लिए उपयुक्त थे और संयोग से अनिरुद्ध के जूतों से मेल खाते थे। उसकी सुडौल आकृति को देखकर अनिरुद्ध एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर सहज रूप से उसी तरह प्रतिक्रिया देने लगा। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आखिर कौन था जो मुझसे मिलने के लिए इतना बेताब था और दरवाजे पर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। भेस बदले में कैथरीन भी एक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। पिछली मुलाकात की तुलना में भले ही उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया हो, लेकिन अनिरुद्ध का बदलाव तो चौंकाने वाला था। उसके पहनावे से लेकर करीने से बंधे बालों तक और कान में लटकती क्रॉस के आकार की बाली तक वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वो सीधे उसकी माणिक जैसी आंखों में देख रहा है और उसके भेस से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा है। अच्छा, अनिरुद्ध ने सवालिया लहजे में कहा, क्या हम दरवाजे के सामने भीड़ लगाते रहेंगे या आप जाने के लिए तैयार हैं? कैथरीन भी उसी तरह होश में आई और उसका चेहरा लाल हो गया। असल में वो भी अभी अभी पवन ऊर्जा प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकली थी और उसने देखा कि अनिरुद्ध भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल रहा है। उसे चिढ़ाने की जल्दी में वो भूल गई थी कि वे दोनों हिले भी नहीं थे। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहे और पिरामिड से बाहर निकलकर एक कैफे की ओर चल दिए। 3 महीने बाद उनकी बातचीत हुई थी, इसलिए उन्हें बहुत सी बातें करनी थीं। अकादमी के एक खास कार्यालय में काले बालों और लाल आंखों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बालकनी से नीचे देख रहा था। उसकी निगाहें मानो उन विभिन्न संरचनाओं को पार कर रही थीं जो उसे रोक रही थीं। ओहो, क्या दिलचस्प जोड़ी है, खासकर वो लड़का। लगता है मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। प्रशिक्षण स्थल एकांत क्षेत्र थे जहां व्यस्त होने पर अधिकांश लोग झांक नहीं सकते थे, लेकिन ये बात सब पर लागू नहीं होती थी। वो व्यक्ति इस गोपनीयता के नियम का अपवाद था। ओहो, बड़े बुजुर्ग तो अभी से ही इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगामी आयोजन के लिए किसे प्रशिक्षित किया जाए। शायद इस साल मुझे भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए। आखिर ये एक खास अवसर है। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए अपनी डेस्क पर वापस चला गया और आगामी कार्यक्रम के बारे में सोचते हुए चुपचाप अपना काम जारी रखा।
इसी बीच अनिरुद्ध और कैथरीन ने खाना खत्म कर लिया था और पिछले 3 महीनों की बातें कर रहे थे। ज़ारा भी उनके साथ शामिल होने के लिए सामने आ गई थी। अकादमी में घूमते हुए उनकी बातचीत नेक्सस इवेंट पर आकर रुक गई। तो आप भाग ले रहे हैं, है ना? या फिर आप कोई बूढ़े व्यक्ति हैं जो जवान होने का नाटक कर रहे हैं? कैथरीन ने पूछा, अभी भी उनकी मजाक मस्ती में जीतने की कोशिश करते हुए। प्लीज, अनिरुद्ध ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं अभी 19 साल का हूं। मैं स्वभाव से ही एक युवा और आकर्षक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। अगर कुछ है तो क्या आप यहां बूढ़े नहीं हैं? क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि किसी महिला से उसकी उम्र पूछना असभ्य होता है? वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा बड़ी भी नहीं हूं। कैथरीन ने मुंह बनाया, लेकिन मन ही मन वो हैरान थी। वो इस साल 21 साल की हो रही थी, यानी वो अनिरुद्ध से 1 साल बड़ी थी और उसे सबसे अच्छा पालन पोषण वाला वातावरण मिला था जिसकी कोई भी उम्मीद कर सकता था। इतना सोचने के बाद वो ये जानने के लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, लेकिन जब भी ये विषय उठता वो इसे टाल देता और बात बदल देता। खैर, मैं इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान तक पहुंचने वाला हूं, इसलिए तुम्हें भी वहां तक पहुंचना होगा। जब से हम मिले हैं मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं, अनिरुद्ध ने आगे कहा। कैथरीन ने उत्सुकता भरी निगाहों से सिर हिलाया। हालांकि वे कभी भी लड़ सकते थे, लेकिन वो उसकी भावना को समझती थी। 5 महीनों में वे अपनी तकनीक और स्तर दोनों में बहुत सुधार कर चुके होंगे। अनिरुद्ध की बातों से ऐसा लगता है कि वो पहले और दूसरे स्थान के लिए मुकाबला करना चाहता था, जिससे ये और भी रोमांचक हो गया। इसके बारे में सोचते ही उसका खून जोश से भर गया और उसकी आंखों में प्रेरणा की चमक आ गई। तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे जैसे हारे हुए इंसान पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। लगता है मुझे वापस ट्रेनिंग पर जाना चाहिए। जवाब का इंतजार किए बिना ही कैथरीन भाग गई। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। खैर, मैं इस बात पर उससे सहमत हूं। अगले 5 महीनों के लिए प्रशिक्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। टूर्नामेंट के अलावा वो रहस्यमयी दुनिया काफी मजेदार लग रही है। मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अकादमी से निकलते ही अनिरुद्ध ज़ारा की पीठ पर सवार हो गया। वो तलवारबाजी का अभ्यास करने जा रहा था, इसलिए उसे खुली जगह चाहिए थी। वह अकादमी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और ना ही उसका खामियाजा भुगतना चाहता था। हालांकि अनिरुद्ध और ज़ारा दोनों ने ही किसी तीसरे व्यक्ति को उनका पीछा करते हुए नहीं देखा। एक सुनसान जंगल में पहुंचकर अनिरुद्ध ज़ारा की पीठ से कूद गया और अपनी तलवार निकाल ली। ज़ारा, मैं कुछ समय के लिए यहीं रुकूंगा, इसलिए मेरी चिंता मत करो। तुम मेरी परछाई में ही रही हो और मुझे उन सभी मिशनों का इनाम लेने दिया है जिन पर हम साथ गए हैं। मेरे यहां रहते हुए तुम और मजबूत बनो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारे वापस आते ही चला जाऊंगा। दरअसल, चाहे वह एक एडवेंचरर हो या छात्र, अनिरुद्ध ने हमेशा बीस्ट्स को मारने के अभियानों को प्राथमिकता दी थी और ज़ारा ने कभी कोई इनाम नहीं लिया। शवों को कार्य पूरा होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक था, इसलिए उसके पास ताकत हासिल करने का समय नहीं था। अनिरुद्ध को कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन करने और थोड़ी देर तक उससे लिपटकर ज़ारा जंगल में गायब हो गई। अनिरुद्ध ने अपनी तलवार हाथों में ही रखी और पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया। अभी मेरे लिए चौथा कदम उठाने का समय नहीं आया है, लेकिन पहले 3 कदमों में मुझे काफी सुधार करना है। उसकी तलवारबाजी का हर प्रयोग सामूहिक विनाश के लिए ही था। उसने कभी इस कला के अन्य उपयोगों पर विचार नहीं किया था। यहां तक कि एक चरण से दूसरे चरण तक श्रृंखला में जुड़ना भी उसके लिए एक अनछुआ विचार था। मान लीजिए, अगर वह तीसरे चरण, स्थानिक पतन, के प्रभावों को सीमित कर सके और इसका उपयोग टारगेट को एक बंद स्थान में रोकने के लिए कर सके, तो इससे पहले और दूसरे चरण को बहुत फायदा होगा। इसी तरह, अगर वह दूसरे चरण, डांस ऑफ द वॉइड, का उपयोग करता है और पहले चरण, ब्लेडलेस, का उपयोग फिनिशर के रूप में करता है, तो यह एक विनाशकारी हमला हो सकता है। उसकी तलवारबाजी की कला कोई सुनियोजित उत्कृष्ट कृति नहीं थी, जिसकी शक्ति एक चाल को दूसरी चाल से जोड़ने पर तेजी से बढ़ती जाती थी, बल्कि इसे तलवारबाजी के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों का संकलन कहना अधिक उपयुक्त होगा। इससे हर चाल में एक अलग ही खासियत आ गई और कई तरह के संयोजन और श्रृंखलाएं बनाने की अपार संभावनाएं थीं। अनिरुद्ध को बस बारीकियों पर काम करना था। उन्हें यह आभास था कि एक बार जब वे इस चरण को पूरा कर लेंगे और इस संकलन को एक सच्ची कला का रूप दे देंगे, तो तलवारबाजी में उनकी महारत अंततः कुछ नए रूप में विकसित हो जाएगी। वह 3 दिनों तक बिना एक भी मांसपेशी हिलाए मूर्ति की तरह वहीं बैठा रहा, लेकिन कभी कभी उसके आसपास का स्थान विकृत होकर ढह जाता था, जबकि कभी कभी उसकी तलवार अचानक गायब हो जाती थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आसपास के वातावरण को बहुत कम नुकसान हुआ। उन 3 दिनों के अंत में अनिरुद्ध धीरे धीरे आंखें बंद किए हुए खड़ा हुआ।
उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी गति तेज हो गई। वह जंगल में अकेले ही बेफिक्री से नाच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक एकल कलाकार का शो कर रहा हो। उसकी तलवार लगातार गतिमान थी और जमीन के छोटे छोटे हिस्से बिना किसी आवाज के गायब होते जा रहे थे। जैसे ही उसकी गति चरम पर पहुंची, एक परिवर्तन हुआ। उसके नृत्य की हर 5 चालों के बाद उसकी तलवार झिलमिलाटी और हरी भरी जमीन पर गहरे घाव बन जाते। हालांकि पहले चरण का उपयोग करने पर आमतौर पर होने वाले बड़े बड़े नुकसानों के विपरीत ये घाव बिल्कुल सीधी रेखा में और केंद्रित थे। इनकी चौड़ाई की तुलना में गहराई कहीं अधिक स्पष्ट थी। अनिरुद्ध ने अपना नृत्य 4 सप्ताह तक जारी रखा। बीच बीच में जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती तो वह रुक जाता और उस संलयन के बारे में विचार करने लगता जिसका वह प्रयास कर रहा था। पहले और दूसरे सप्ताह में उसके नृत्य के दौरान पहले कदम से बने घाव दिखाई देते थे, लेकिन तीसरे और चौथे सप्ताह में वे घाव पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो गए। इसके बजाय अंतरिक्ष विकृत और सघन हो जाता, जिससे उसकी हरकतों से उत्पन्न हवा में झूल रही पेड़ की शाखाएं अचानक एक पल के लिए रुक जातीं और फिर अपनी गति जारी रखतीं। चौथे सप्ताह के अंत तक उसके हर वार के साथ एक ऐसा दबाव जुड़ जाता था जिससे उसकी तलवार से बचना नामुमकिन हो जाता था। गिरते हुए पत्ते अपनी जगह पर ही रुक जाते थे और सीधे उसकी तलवार से कट जाते थे, और पेड़ बीच से फट जाते थे और उनके तने गिरने में असमर्थ होते थे। जब अनिरुद्ध ने आखिरकार हिलना डुलना बंद कर दिया तो उसके आसपास के कई पेड़ अलग अलग दिशाओं में गिर गए, क्योंकि स्थानिक अवरोध गायब हो गए थे। अनिरुद्ध का बिना शर्ट का शरीर पसीने से तरबतर था। हालांकि वह हमेशा से ही गहन प्रशिक्षण लेता रहा था, लेकिन इस बार उसने 1 महीने से अधिक समय तक बिना रुके अभ्यास किया था। वह तभी रुका जब उसकी माना शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन तब भी वह अपने दिमाग को उस संलयन पर विचार करने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उसके प्रयास फलदायी रहे। तलवारबाजी की कला के विभिन्न चरणों के बीच सहजता से बदलना और उन्हें संयोजित करने में वे पूरी तरह से सफल तो नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अच्छी प्रगति की। आसपास के वातावरण को देखते हुए अनिरुद्ध ने देखा कि ज़ारा अभी तक वापस नहीं आई है, इसलिए उसने एक बार फिर अपने वेक्टर नियंत्रण को परिष्कृत करने पर काम करने का फैसला किया। तभी अचानक उसे अपने पीछे से ताली बजाने की आवाज सुनाई दी। युवक, तुमने वाकई बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अध्याय 43 एक तूफान। जब अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने जो दृश्य था उसे सबसे अच्छे तरीके से यही कहा जा सकता था। लाल रंग की जादुई शक्ति का एक प्रचंड तूफान जो खून के सागर जैसा लग रहा था। बिना सोचे समझे अनिरुद्ध तुरंत सैकड़ों मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया और अपनी नीलमणि जैसी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। हालांकि उस रक्त सागर के सामने उसकी जादुई शक्ति हवा में डगमगाती एक छोटी नाव की तरह थी। फिर भी वो घबराया नहीं। हालांकि उसके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी बेहद ताकतवर था, लेकिन उसे उससे किसी तरह की शत्रुतापूर्ण मंशा का आभास नहीं हुआ। फिर भी अनिरुद्ध ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। ये ऐसा व्यक्ति था जो उसे एक ही प्रहार से मार सकता था। तुम कौन हो? अनिरुद्ध ने उस आदमी को सतर्कता से घूरते हुए पूछा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो वाकई बड़े जोशीले नौजवान हो। अभी इस बात की चिंता मत करो कि मैं कौन हूं। बस पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। बिना कुछ कहे वो अपनी जगह से गायब हो गया। अनिरुद्ध को समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। तभी वो इतनी तेजी से पीछे की ओर उड़ गया कि उसके शरीर के टकराते ही पीछे के पेड़ चकनाचूर हो गए। मुझे ये एहसास पहले भी एक बार महसूस हो चुका है। अनिरुद्ध को आखिरी बार ऐसा तब महसूस हुआ था जब उसका दिमाग उसके शरीर की हलचल के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, और ये एहसास उसे कई साल पहले काल कोठरी में डाल दिए जाने के दौरान हुआ था। कारण जाहिर है, ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। अनिरुद्ध के पास अब मकसद या पहचान के बारे में सोचने का समय नहीं था। वो ऐसे व्यक्ति से भाग भी नहीं सकता था जिसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। वो केवल पलटवार कर सकता था, वरना जैसा उस आदमी ने कहा, वो मर जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर तक टूटी हुई पतंग की तरह उड़ने के बाद ही वो खुद को संभाल पाया। उसकी पीठ पसीने से तरबतर थी। उसके अभी तक घायल न होने का एकमात्र कारण ये था कि उसके सामने वाले व्यक्ति का उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अनिरुद्ध ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस पर काली बिजली की शक्ति बरसाकर सीधे उस आदमी के सामने प्रकट हुआ और वार किया। उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तलवार को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि अनिरुद्ध ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जाहिर है, ये बूढ़ा आदमी मेरी परीक्षा ले रहा है या कुछ और। किसने सोचा था कि मैं एक काल्पनिक दुनिया में एक क्लासिक साधना परिदृश्य में फंस जाऊंगा।
अनिरुद्ध को लगा कि ये बूढ़ा आदमी कोई ताकतवर शख्स होगा जिसने उसकी ट्रेनिंग देखी होगी और मनोरंजन के लिए आया होगा। अगर ऐसा था तो अनिरुद्ध का काम उसे प्रभावित करना था। शायद इस तरह उसे कुछ फायदा मिल सके। अनिरुद्ध मुस्कुराया। अगर उसे किसी बात का पूरा भरोसा था तो वो थी उसकी लड़ने की क्षमता। बिना समय बर्बाद किए उसने उस आदमी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपना डांस ऑफ द वॉइड शुरू कर दिया। पहली बार इस तकनीक से उत्पन्न छोटे छोटे स्थानिक दरार और विकृतियां किसी भी चीज को शून्य में नहीं भेज पाईं। वो आदमी बड़ी सहजता से अनिरुद्ध की हरकतों को देखता रहा और एक हाथ से उसकी हर हरकत को आसानी से रोक रहा था। अनिरुद्ध तंग आ रहा था। वो उस आदमी के चारों ओर नाचते हुए उसे जितना हो सके उतना घायल करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उसने अपने दूसरे हाथ से हवा में हल्की सी उंगली मारी। हर बार उंगली मारने पर अणु कंपन करने लगे और प्लाज्मा बनने लगा। फिर प्लाज्मा की किरणें हर दिशा से उस आदमी की ओर बढ़ने लगीं। उसने भी माना ऊर्जा बचाना छोड़ दिया और अंधाधुंध विभिन्न तकनीकों से हमला करने लगा। फिर भी उस आदमी पर किसी भी तकनीक का असर नहीं हुआ। ब्लेडलेस द्वारा निर्मित विशाल दरारें बेरहमी से चकनाचूर हो गईं और जैसे ही अंतरिक्ष ढहने और मुड़ने लगा वो आदमी वहीं सुरक्षित खड़ा रहा। प्लाज्मा की किरणें लगातार निकलती रहीं और एक समय पर अस्थिर बिजली से उसकी तीव्रता बढ़ गई, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अनिरुद्ध को इस बूढ़े आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वो उसे एक कदम भी हिला नहीं पाया था। अनिरुद्ध की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। वो सामान्य से कहीं अधिक बेपरवाही से लड़ रहा था, लेकिन इसका एक कारण था। कुछ समय बाद उसने इसे सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास समझना बंद कर दिया, बल्कि उसे एक ऐसा लक्ष्य मिल गया जो उसके हर हमले को झेल सकता था। एक आदर्श प्रशिक्षण डमी, अगर आप चाहें तो। अनिरुद्ध लगातार तलवारबाजी और वेक्टर नियंत्रण का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। बीच बीच में दूरी बनाकर तलवार की लहरें और तेज बिजली के झटके भेजता रहा। और 3 घंटे बाद अनिरुद्ध थक कर चूर हो गया। पिछले 4 घंटों में उसने जो सुधार किए थे उनके बारे में सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराया। हालांकि वो व्यक्ति अपनी जगह से हिला तक नहीं, लेकिन इस डर ने कि उसका निशाना उसे कभी भी मार सकता है, उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया था। सच कहूं तो अनिरुद्ध को अपने सिर पर मंडराती मौत की इस अनुभूति की कमी खल रही थी। अचानक एक आवाज सुनाई दी, ठीक है, अब जब ये सब खत्म हो गया है तो चलिए देखते हैं कि क्या तुम मेरे इस एक हमले से बच सकते हो। अनिरुद्ध अपनी उत्तेजना में ये भूल गया था कि वो आदमी एक जीवित प्राणी था, न कि प्रशिक्षण पुतला। जब उसने ऊपर देखा तो वो आदमी अभी भी शांत खड़ा था, हालांकि उस इलाके में हवाएं बहुत तेज चलने लगी थीं। पहले तो उसने सोचा कि वो आदमी हवा से संबंधित शक्तियों का उपयोग करने वाला व्यक्ति है, लेकिन आकाश को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। थंडर माउंटेन पर देखे गए दृश्य के समान आकाश में काले बादल गरज रहे थे। हालांकि उन बादलों के भीतर बिजली थंडर माउंटेन की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। साथ ही उसका रंग भी गहरा लाल था। बिजली बेतहाशा नाचती हुई अनिरुद्ध के सिर के ऊपर एक जगह पर इकट्ठा हुई और फिर तेजी से नीचे आकर उस पर प्रहार किया। अनिरुद्ध को यह एहसास हो रहा था कि अगर वो बिजली की चपेट में आ गया तो उसकी जान ही चली जाएगी। वो बुरी तरह घायल हो जाएगा, मानो सब कुछ थम गया हो। दुनिया में सिर्फ अनिरुद्ध और वो लाल बिजली बची थी जो उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। अपनी आंखें बंद करके अनिरुद्ध ने तब तक सांस ली जब तक उसके फेफड़ों में और हवा समा नहीं सकी। वो आदमी इस नज़ारे को बड़े चाव से देख रहा था। उसके सामने खड़ा लड़का वाकई मनोरंजक था। वो ये जानते हुए भी कि वो अपने प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सकता, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया था। उसने अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए एक डमी के रूप में इस्तेमाल किया था, और अब मृत्यु का सामना करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उस व्यक्ति को पता था कि ये वैसी निराशा नहीं थी जैसी अधिकांश लोग इस समय महसूस करते, बल्कि ये किसी चीज की तैयारी थी। वो वास्तव में अनिरुद्ध के साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से सबसे अधिक प्रभावित था। जब ये लड़का उसके लेवल पर पहुंच जाएगा तो उससे मुकाबला करने के विचार से ही उस आदमी का खून खौल उठा। ऐसा गुस्सा उसने कई सालों से महसूस नहीं किया था। वो मुस्कुराया और देखता रहा, किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी भौहें और भी सिकुड़ती गईं। अभी भी लड़का इस तरह सांस ले रहा था मानो अपने फेफड़ों को पूरी तरह से हवा से भर रहा हो। उसके अवलोकन से इस लड़के में अंतरिक्ष और बिजली से संबंधित क्षमताएं थीं, तो सांस लेने का क्या फायदा होगा। हालांकि उसे अपने जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही बिजली अनिरुद्ध से आधी दूरी तक पहुंची, उसकी आंखें झट से खुल गईं और बिना एक पल भी गवाए उसने अपना मुंह खोल दिया। किसी भी साधारण बीस्ट की दहाड़ से कहीं अधिक भीषण दहाड़ एक मनुष्य के मुख से निकली।
इस गर्जना से उत्पन्न ध्वनि तरंगे भी अनिरुद्ध के आसपास के वातावरण को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थीं। जमीन चकनाचूर होकर धंस गई, पेड़ चारों दिशाओं में उड़ गए और जमीन पर फैली हरी भरी घास राख में तब्दील हो गई। अनिरुद्ध के मुंह से काले प्रकाश की एक किरण निकली जो एक छोटे पेड़ के तने जितनी मोटी थी। उसकी सामान्य सांस से अलग, जो किसी अंतरिक्षीय तूफान जैसी होती थी, ये किरण विनाश की किरण थी। बिजली और अंतरिक्ष के बीच कोई अंतर नहीं था, क्योंकि वे आपस में मिलकर एक विशाल शक्ति में विलीन हो गए थे। हालांकि अनिरुद्ध इस बात से अनजान था। जीवित रहने के अपने अंतिम प्रयास में उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी और अंत में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आकाश में दो किरणें मिली और दुनिया काले और लाल रंग में रंग गई। आकाश से लेकर बादलों तक एक भयंकर बिजली का तूफान था जो किसी भी शक्तिशाली प्राणी को पल भर में टुकड़े टुकड़े कर सकता था, और जमीन से ऊपर तक पूरी तरह से विनाश। अंधेरा इतना घना था कि उसने सभी इंद्रियों को अवरुद्ध कर दिया था और अंतरिक्ष पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गया था। आसपास के टूटे हुए पेड़ और जमीन पहले ही शून्य में विलीन हो चुके थे, क्योंकि काली बिजली अंधाधुंध हवा में कौंधी और अस्तित्व में बची हर चीज को चकनाचूर कर दिया, जिससे अनगिनत विशाल गड्ढे बन गए। अगर कोई इस दृश्य को देखे तो उसे सचमुच लगेगा कि दुनिया खत्म हो रही है। वो आदमी काफी देर पहले ही अनिरुद्ध को पकड़कर दुर्घटना स्थल से भाग चुका था। हालांकि वो खुद बच सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि अनिरुद्ध बच पाएगा। कुछ किलोमीटर दूर एक पर्वत शिखर पर वो खड़ा होकर उनके द्वारा मचाई गई अराजकता को निहार रहा था। अनिरुद्ध पर अपनी निगाहें टिकाते हुए वो उस बच्चे की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वो जानता था कि उसने जो हमला किया था वो अवचेतन रूप से रचा गया था, लेकिन वो शक्ति चाहे जो भी हो, वो बेहद खतरनाक थी। भले ही उसने बिजली की तीव्रता को 3rd क्लास के चरम स्तर तक कम कर दिया होता, फिर भी 2nd क्लास का कोई व्यक्ति उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाता। उसे बस इतनी ही उम्मीद थी कि अनिरुद्ध कुछ नुकसान की भरपाई कर देगा, इससे पहले कि उसे बीच में आकर उसे बचाना पड़े। वो एक बार फिर मन ही मन मुस्कुराया। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। इस बच्चे की विनाशकारी शक्ति तो जबरदस्त है, लेकिन उसे अभी बहुत कुछ सुधारना है। जब मैं इसका काम खत्म कर लूंगा तो उन बुजुर्गों के चेहरे के हाव भाव देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। एक रहस्यमय बुजुर्ग के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने का फैसला करते हुए उस व्यक्ति ने अनिरुद्ध के बेहोश होने के दौरान ही वहां से चले जाने का विकल्प चुना। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने अनिरुद्ध की छाती पर एक गोलाकार सुनहरे काले रंग का टोकन छोड़ दिया। साथ ही अपनी माना शक्ति से बनाया गया एक छोटा सा नोट भी छोड़ दिया। बच्चे, अगर तुम कभी अकादमी में उस स्थानिक प्रशिक्षण मैदान का इस्तेमाल करना चाहो तो इस टोकन को अनुशासन भवन में ले जाना और वहां के बड़े अधिकारी को सौंप देना। अगली बार जब हम मिलेंगे तो और भी मजा करेंगे। अध्याय 44। जब तक अनिरुद्ध जागा तब तक सूरज डूब चुका था। उसकी आंखें धीरे से खुली और उसने महसूस किया कि वो फर्श पर गिरने के बजाय ज़ारा की गोद में लेटा हुआ था, जो कुछ घंटे पहले ही लौट आई थी। ज़ारा से उसे पता चला कि शिकार खत्म करने के बाद वो उसी जगह लौटी थी जहां वो प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन वहां उसे पूरी तरह तबाही का मंजर मिला। सौभाग्य से उनके बीच एक खास संपर्क था। इसी के सहारे ज़ारा घबराहट होने से पहले ही अनिरुद्ध का पता लगाने में कामयाब रही और उसे ये भी तसल्ली हुई कि वो सुरक्षित है। जब वो अपनी तरफ से घटनाक्रम बता रही थी तो अनिरुद्ध ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। बेहोश होने से पहले के पल उसके दिमाग में फिर से घूमने लगे। लगभग 3 साल में पहली बार वो पूरी तरह से पराजित हो चुका था। उसके जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इस अनुभव ने उन्हें सचमुच विनम्र बना दिया था। हाल ही में उन्होंने इस दुनिया को थोड़ा कमतर समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि कैथरीन ही एकमात्र ऐसी शख्स थीं जिनसे वे मिले थे जो कुछ हद तक उनकी बराबरी कर सकती थीं। लेकिन आज उन्हें यह साबित हो गया कि दुनिया भर में कई छिपे हुए उस्ताद मौजूद हैं। कुछ देर सोचने के बाद ही अनिरुद्ध को अपने सीने पर हल्का सा भार महसूस हुआ। उसने उस वस्तु को उठाया और पाया कि उसके लिए एक टोकन और एक नोट छोड़ा गया था। जैसे ही उसने उसमें लिखी बातें पढ़ीं, उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उस बूढ़े आदमी ने मुझ में दिलचस्पी दिखाई। पता चला कि वो अकादमी के उच्च अधिकारियों में से एक है। किसने सोचा होगा कि बुजुर्गों के पास इतनी शक्ति होगी। जैसे ही उसने कपड़े पहने और ज़ारा की पीठ पर सवार हुआ, उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान और चौड़ी हो गई। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, वे अनिरुद्ध की आखिरी लड़ाई के स्थल के ऊपर से गुजरे, जिससे वो बेहद स्तब्ध रह गया। जब ज़ारा ने तबाही की बात कही थी तो उसने सोचा था कि उसका मतलब उसके हमले से बने घावों और गड्ढों से है, लेकिन वो पूरी तरह गलत था।
पूरा इलाका बंजर भूमि जैसा था, जहां जीवन पनपना नामुमकिन था, और फटी हुई धरती पर गड्ढे ही गड्ढे थे। हरियाली केवल युद्ध के केंद्र से 1 किलोमीटर दूर तक ही फैली हुई थी। यहां आखिर हुआ क्या? क्योंकि मैंने तो यह सब नहीं किया। अनिरुद्ध को बूढ़े आदमी द्वारा उस पर किए गए आखिरी बिजली के हमले की याद तो थी, लेकिन उसके बाद उसकी याददाश्त धुंधली हो गई। क्या मैं बेहोश हो गया था और इसी वजह से उसे मुझे अपने हमले से बचाना पड़ा? अगर उसने अकेले ही इतना विनाश किया है तो वो वास्तव में कितना शक्तिशाली है। लेकिन वो बूढ़े आदमी के रूप रंग पर सचमुच गुस्सा नहीं हो सकता था। भले ही वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ हो, लेकिन लड़ाई के दौरान उसमें बहुत सुधार हुआ, अगर इसे लड़ाई कहा भी जा सकता है। वो उस सहजता के बहुत करीब पहुंच चुका था जिसकी उसे तलाश थी, और उसे ये भी महसूस हुआ कि उसने किसी महान चीज को थोड़ा बहुत छू लिया है। हालांकि उसने उस महान चीज को याद करने की कितनी भी कोशिश की, वो याद नहीं कर पाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अनिरुद्ध और ज़ारा अकादमी में अपने रहने वाली जगह पर पहुंच गए। वहां उसका स्वागत एक लड़की की चीख पुकार ने किया। अरे, पिछले 4 हफ्तों से तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। एक बार फिर अनिरुद्ध को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लौटना पड़ा। मूल योजना 1 सप्ताह में वापस आने की थी, लेकिन वो और ज़ारा दोनों ही अपने प्रशिक्षण में इतने मग्न हो गए थे कि समय का ध्यान ही नहीं रख पाए। हाँ, उसके लिए माफ करना, हम ट्रेनिंग पर गए हुए थे। तो छोटी राजकुमारी हमसे मुआवजा कैसे चाहती है? अनिरुद्ध ने मजाक उड़ाते हुए कहा। कैथरीन उसके बात करने के तरीके पर शर्मा गई, लेकिन जानती थी कि वो गंभीर नहीं था। अगले हफ्ते तक तुम मुझे डिनर और बातचीत दोगे। अगर तुमने इसमें कंजूसी की तो मैं यहीं आकर रहने लगूंगी और तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। ये लड़की किसी भी कीमत पर उसकी संपत्ति में घुसपैठ करने पर तुली हुई थी। प्रशिक्षण के लिए अलग होने से पहले जितनी कम मुलाकातों में वे मिले थे, उतने में ही उसने उसे अपना पता देने के लिए मजबूर कर दिया था। कैथरीन और ज़ारा के साथ घर में दाखिल होते ही अनिरुद्ध तुरंत सोफे पर बैठ गया। ठीक है, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ खाना खाना है तो खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। मुझे खाना बनाने का इतना हुनर नहीं है। कैथरीन ने आंखें घुमाईं, लेकिन फिर भी रसोई में चली गईं। उसके परिवार ने उसे सिर्फ युद्ध कला ही नहीं, बल्कि कई अन्य कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया था। खाना बनाने में वो माहिर थी। जैसे ही उसने खाना बनाना शुरू किया, अनिरुद्ध अपने प्रशिक्षण के दौरान हुई घटना के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे साथ अभी क्या हुआ। मुझे एक अनजान बूढ़े आदमी ने बुरी तरह पीटा, जो जाहिर तौर पर अकादमी से था। वो अचानक कहीं से आया और मुझे पीटने लगा। कैथरीन की आंखें चौड़ी हो गईं। अनिरुद्ध को पीटने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति बेहद ताकतवर होना चाहिए। हालांकि उसने ये राय जाहिर नहीं की, क्योंकि उसे पहले ही उसकी बेशर्मी का अनुभव हो चुका था। तो आखिरकार मिस्टर परफेक्ट को करारा सबक मिल ही गया, है ना? कैसा लग रहा है? क्या तुम रोने वाले हो? मैं क्यों रोऊंगा? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस बूढ़े आदमी ने मुझे इनाम के तौर पर स्पेस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने की इजाजत दी। देखो, वो पागल आदमी भी मुझे कमाल का समझता है। अनिरुद्ध ने उसे दिया गया टोकन निकाला और शेखी बघारने के लिए उसे उसके चेहरे के सामने लहराया। हालांकि उसे शर्मिंदगी महसूस हुई थी, लेकिन बदलाव पल भर में नहीं होता। इसके अलावा निर्लज्जता एक ऐसा व्यक्तित्व गुण था जो उसके पतन से पहले से ही उसमें मौजूद था। ये उसके स्वभाव में रचा बसा था। कैथरीन ने आंखें घुमाते हुए अनिरुद्ध के हाथ में पकड़े टोकन की ओर देखा। फिर हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चाकू गिरा दी। अरे बेवकूफ, मुझे अभी बताओ वो बूढ़ा आदमी कैसा दिखता था? अनिरुद्ध उसके व्यवहार में आए अचानक बदलाव से भ्रमित था, लेकिन उसने आज्ञाकारी होकर उस व्यक्ति की शक्ल सूरत का वर्णन किया। वो अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके बाल बैंगनी और आंखें लाल थीं। उसका शरीर भी काफी बड़ा था, पर जाहिर है वो मुझसे मुकाबला नहीं कर रहा था। और हां, उसने हमले के लिए लाल बिजली का इस्तेमाल किया। तुम्हें उसकी जादुई शक्ति देखनी चाहिए थी। वो सचमुच खून के सागर जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वो बोलता गया, कैथरीन और भी हैरान होती गईं। वो जानती थी कि अनिरुद्ध किस आदमी से मिला था, लेकिन उसने उसे न बताने का फैसला किया था। ये देखना दिलचस्प होगा कि जब उसे पता चलेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो फिर वो काफी ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग होंगे। ये टोकन तो कोई भी ऐसे ही नहीं दे सकता। कैथरीन ने बिना किसी भाव के झूठ बोला। फिर वो ऐसे खाना बनाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
जबकि दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए विभिन्न विषयों पर बातें करते रहे। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। मेज पर पहुंचते ही अनिरुद्ध सचमुच हैरान रह गया। खाने में बीस्ट का मांस और चावल जैसी कोई चीज मिली जुली सब्जियों के साथ परोसी गई थी। एक सादा लेकिन लजीज भोजन। पहला निवाला लेते ही वो मानो वहीं पिघल पड़ा। वाह, खाना बनाने की आपकी कला के बारे में आपने जो कहा था वो सच था। ये तो वाकई पत्नी बनने लायक हुनर है। किसी को जल्द से जल्द आपसे शादी कर लेनी चाहिए। अनिरुद्ध ने उसकी तारीफ करते हुए तुरंत कहा। लेकिन मैं नहीं। कैथरीन उसकी तारीफ से खुश थी और उसे शादी के बंधन में बांधने की बात सुनकर थोड़ी शर्मा भी गई थी। लेकिन वाक्य का आखिरी हिस्सा सुनते ही उसका मूड तुरंत खराब हो गया। लगता है कोई अब कभी मेरा खाना नहीं खाना चाहेगा। ज़ारा, तुम इधर आओ। अब तो हम सब लड़कियां ही हैं, क्योंकि कोई शरारत करने को तैयार है। अनिरुद्ध पर मुस्कुराते हुए ज़ारा उछलती कूदती कैथरीन के पास गई और उसके बगल में आराम से बैठ गई। ये दृश्य देखकर अनिरुद्ध का मुंह खुला रह गया। ज़ारा किसी दिखावटी एनिमे लड़की की तरह क्यों चल रही है? अरे, उसने ऐसे चलना कब से सीख लिया? क्या यही वो तथाकथित गर्ल पावर है जो नस्लीय और संचार की बाधाओं को भी पार करके मुझ जैसे भोले भाले पुरुषों के खिलाफ एकजुट हो जाती है? अनिरुद्ध को जल्दी ही एहसास हो गया कि अगर उसने अपनी गलती नहीं सुधारी तो बात नहीं बनेगी। इसलिए उसने झटपट जवाब दिया, ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, प्यारी कैथरीन। अब मेरे लिए खाना बनाना जारी रखो, ठीक है? जाहिर है उसका मुख्य उद्देश्य भोजन था। इतना स्वादिष्ट भोजन उसके लिए इतना बड़ा खतरा था कि एक छोटी सी गलती के कारण उसे खाना बंद करना उसके लिए उचित नहीं था। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। वैसे मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए अपनी ये सारी बातें अपने तक ही रखो, कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिरुद्ध मन ही मन आहें भर रहा था। अगर उसे शुरू से ही परवाह नहीं थी तो उसने ये बात क्यों उठाई? उसे लगा कि ये औरतों का एक अतार्किक स्वभाव है जिसे वो कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन तभी दो तीखी निगाहें उस पर पड़ी और उसकी सोच रुक गई। उसके शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें गिर पड़ी। शैतान, ये सचमुच शैतान है जो मेरे मन की बात पढ़ सकते हैं। सामाजिक मेलजोल में बेहद कमजोर होने के कारण उसके लिए ये पूरी स्थिति इतनी विचित्र थी कि वो भूल ही गया कि उनमें से एक सचमुच उसके मन की बात पढ़ सकती है। उस घटना के बाद उनका भोजन हंसी मजाक के साथ जारी रहा। फिर कैथरीन अपने घर लौट गई। हालांकि जाने से पहले उसने उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ा था। तुम्हें उस टोकन को लेकर तुरंत अनुशासनिक भवन जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वहां तुम्हारे लिए कोई दिलचस्प सरप्राइज इंतजार कर रहा होगा। उसके चेहरे पर मौजूद संदिग्ध और धूर्त मुस्कान देखकर अनिरुद्ध थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने उसकी सलाह मानने का फैसला किया। उसे उसकी हैसियत का कुछ न कुछ अंदाजा था, इसलिए अगर वो कह रही थी कि ये एक सरप्राइज होगा तो ये वाकई फायदेमंद होगा। बेहोश होने के बाद अनिरुद्ध को पर्याप्त आराम मिल चुका था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सुबह टोकन लेकर जाने से पहले पिछले 4 हफ्तों में हासिल की गई उपलब्धियों पर विचार करने का फैसला किया। इस बार उस बूढ़े आदमी ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है। अध्याय 45। अनुशासनात्मक भवन प्रशिक्षण मैदान पिरामिड से केवल 5 मिनट की दूरी पर था, इसलिए अनिरुद्ध को इसे ढूंढने में कोई समस्या नहीं हुई। ये इमारत एक सामान्य आयताकार 2 मंजिला इमारत थी जो एक अलग छोटी इमारत से जुड़ी हुई थी, जो किसी प्रकार की जेल प्रतीत होती थी। इमारत में प्रवेश करते ही अनिरुद्ध को हर उम्र के कई छात्र इधर उधर घूमते और अपना काम करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग तो उन छात्रों से भी निपट रहे थे जिन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण लाया गया था। अनिरुद्ध ने उत्सुकतापूर्वक इन गतिविधियों को देखा और मन ही मन इनकी तुलना पृथ्वी पर स्थित पुलिस स्टेशनों से की। प्रक्रियाएं लगभग एक जैसी थीं, बस अकादमी में अनुशासनात्मक अधिकारियों का रुतबा पुलिसकर्मियों से कहीं अधिक था। अकादमी में व्यवस्था बनाए रखना एक ऐसा काम था जिससे लगातार प्रीमियम अंक मिलते रहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई लोग इसे पाना चाहते थे। लेकिन इसमें प्रवेश पाने से पहले सख्त मानदंड और मूल्यांकन आवश्यक थे, जिसके कारण छात्र इसे पाने के लिए बेहद उत्सुक रहते थे। अधिकारी पद के लिए प्रवेश परीक्षाएं आधिकारिक तौर पर 1 सप्ताह पहले समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सख्त महिला की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। अनिरुद्ध ने उधर देखा तो उसे हरी आंखों वाली एक लंबी गोरी लड़की अपनी ओर झुंझलाहट भरी नजरों से देखती हुई नजर आई। मुझे यहाँ कोई पद नहीं चाहिए। वैसे इस जगह का मुखिया कहाँ है? मुझे उससे मिलने के लिए कहा गया था। उसने उसकी चिड़चिड़ी आवाज को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया।
उसकी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। अगर तुम झूठ बोलने की ही योजना बना रहे थे तो कम से कम कोई बेहतर झूठ तो बोल लेते। सबको पता है कि बुजुर्ग ब्लैंक एक महिला है। अनिरुद्ध ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो मैं उसे देखना चाहता हूं, क्या ये बेहतर है? इससे लड़की का गुस्सा और भड़क गया। ये अनुशासनात्मक कार्यालय है। सड़क किनारे से कोई भी आवारा यहां आकर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अभी यहां से चले जाओ, नहीं तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। अनिरुद्ध ने आंखें घुमाई। ये कल्टीवेशन नॉवेल वाले सीन क्यों होते रहते हैं जिनमें मैं फंस जाता हूं? क्या ये एक काल्पनिक दुनिया है? उसका इरादा किसी तरह की गलतफहमी और हाथापाई वाली स्थिति में पड़ने का नहीं था, इसलिए उसने झगड़ा बंद कर दिया और उसे दिया गया टोकन निकाल लिया। लो, इसे लो और बकवास बंद करो। किसी चीज को अपनी ओर आते देख लड़की हमला करने ही वाली थी कि उसने उसे पहचान लिया और रुक गई। उसने सावधानी से उस टोकन को पकड़ा और जितना हो सके ध्यान से उसका अवलोकन किया। ये काले और सुनहरे रंगों से भरा एक जटिल नक्काशीदार गोलाकार टोकन था। इसकी सतह पर 9 सिरों वाले सर्प हाइड्रा की आकृति बनी हुई थी। इसे देखकर लड़की वहीं रुक गई। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैंने एक बूढ़े आदमी से लड़ाई की और उसने लड़ाई के बाद मुझे ये चीज एक नोट के साथ दे दी जिसमें लिखा था कि यहाँ किसी बड़े बुजुर्ग से मिलो। अब क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे या ये बात तुम्हें परेशान करने लगेगी? लड़की ने झट से अपना सिर हिलाया। चाहे वो कितना भी चाहती कि टोकन को नकली बताकर सामने खड़े उस परेशान करने वाले लड़के को मुसीबत में डाल दे, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। शुरू में इन टोकनों की सीमित मात्रा ही जाली बनाई गई थी और हालांकि लोगों ने इन्हें जाली बनाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रत्येक असली टोकन में एक गुप्त माना हस्ताक्षर अंतर्निहित था जो इसकी प्रामाणिकता को साबित करता था। शर्म से चेहरा लाल करते हुए लड़की तेजी से इमारत की दूसरी मंजिल की ओर भागी, मानो बुजुर्ग को पकड़ने जा रही हो। टोकन की प्रामाणिकता साबित हो जाने के बाद वो अनिरुद्ध से और ज्यादा उलझ नहीं सकती थी, वरना उसे अनुशासनात्मक दस्ते से या उससे भी बदतर अकादमी से ही निकाल दिया जाता। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर लड़की एक खास दरवाजे की ओर भागी और उसे जोर जोर से खटखटाने लगी। अंदर आए। अनुमति मिलने पर लड़की कांपते हाथों से कमरे में दाखिल हुई। अंदर जाते ही उसने काले बालों और ठंडी नीली आंखों वाली एक खूबसूरत अधेड़ उम्र की महिला को मेज पर झुके हुए देखा। हालांकि ये महिला उम्र दराज लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती जरा भी कम नहीं हुई थी। उसका आकर्षक व्यक्तित्व ऐसा था कि एक ही नज़र में अनगिनत पुरुष उस पर मोहित हो जाते। ये थीं अनुशासन प्रमुख बुजुर्ग रोजरी ब्लॉन्क। कमरे में प्रवेश करते हुए देखकर उसकी निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। क्या बात है नन्ही लारा, क्या कोई ऐसी समस्या थी जिसे तुम खुद हल नहीं कर सकीं? लाना ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसे सिर को ना में झटका। इतने वर्षों के बाद भी वो अभी तक उस बुजुर्ग के रूप रंग पर मोहित थी। ये बात कि वो हमेशा लाना के साथ एक बुजुर्ग की तरह नहीं बल्कि बड़ी बहन या माँ की तरह पेश आती थी, उसकी हालत को और भी खराब कर देती थी। बुजुर्ग, ये एक ऐसा मामला है जिसे मैं नहीं संभाल सकती, लेकिन ये अनुशासनात्मक दस्ते से संबंधित नहीं है। कृपया इसे देखिए, लारा ने टोकन देते हुए कहा। अपने हाथों में मौजूद वस्तु को देखते ही बुजुर्ग महिला की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये क्या है? टोकन की पहचान का पता चलने के कई मिनट बाद भी लारा ने सदमे से भरी आंखों से सिर हिलाया। वही बुजुर्ग महिला ने आह भरी और सिर हिलाते हुए खड़ी हो गई। ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो जिसने इसे अंदर लाया है। हालांकि वो बाहर से शांत दिख रही थीं, लेकिन मन ही मन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो बूढ़ा आदमी आखिर कर क्या रहा है? अनिरुद्ध ने 10 मिनट तक उन तमाम निगाहों को सहन किया जो उत्सुकता से उस पर टिकी थीं। ये तो सबको पता ही था कि लारा उनकी टीम की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होने के साथ साथ सबसे ताकतवर भी थी। अगर कोई उसे इस तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर दे तो वो व्यक्ति जरूर दिलचस्प होगा। कई घंटों की खामोशी के बाद आखिरकार अनिरुद्ध को सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी। ये लारा और बुजुर्ग रोजरी थे। अनिरुद्ध के सामने पहुंचकर उस बुजुर्ग महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी औसत से बेहतर शक्ल के अलावा उसे उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया। तो ये टोकन तुम्हें कैसे मिला? एक बार फिर अनिरुद्ध ने वही कहानी दोहराई कि कैसे एक बूढ़े आदमी ने उसे पीटा था और जब वो होश में आया तो उसके शरीर पर वो टोकन और नोट पड़ा हुआ था। बुजुर्ग रोजरी ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाया। वो बूढ़ा आदमी हमेशा अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। खैर, इस मामले में हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये तो बस उस बूढ़े आदमी का एक खेल है। ये सुनकर अनिरुद्ध ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। अगर वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो यहाँ क्यों है? उसकी उलझन को भांपते हुए बुजुर्ग रोजरी ने बोलना जारी रखा। मैं समझाती हूँ, हमारी अनुशासनात्मक टीम ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इस टोकन की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। इसलिए शायद उसने आपको इसी काम के लिए यहाँ भेजा है।
जहां तक उसे ढूंढने की बात है, आपके लिए सबसे अच्छा तरीका अकादमी के पीछे दूर स्थित पहाड़ है। अनिरुद्ध समझ गया था कि वो किस पर्वत की बात कर रही है। वो पर्वत थंडर माउंटेन से भी बड़ा था, जहां उसने प्रशिक्षण लिया था, और अकादमी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित था। उसे अभी तक उसका नाम नहीं पता था, लेकिन वो समझ गया था कि वो पर्वत कुछ महत्व रखता होगा। वो पहाड़ शायद जाल और दूसरी परेशानियों से भरा हुआ है, जिनसे गुजरने के बाद ही आप उस तक पहुंच पाएंगे। वो बूढ़ा आदमी खुद को रहस्यमय समझता है और लोगों की परीक्षा लेता रहता है। इसलिए अब आप जो भी करने की योजना बना रहे हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। अनिरुद्ध ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और जाने के लिए मुड़ा। तभी उसे कुछ याद आया जो वो काफी समय से भूल चुका था। अरे यार, मैं तो लगभग 1 महीने से क्लास में नहीं गया। उसकी हैरानी भरी बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया। वे सचमुच एक जैसे हैं। उस बूढ़े आदमी की भी तब प्रशिक्षण के अलावा किसी और चीज के प्रति यही उदासीनता वाली मानसिकता थी। इसीलिए उसे इस बच्चे से लगाव हो गया। हाथ हिलाते हुए उसने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस उस बूढ़े आदमी से मिलो और उससे सीख लो। मैं किसी को तुम्हारे शिक्षक से संपर्क करने और उन्हें सूचित करने के लिए कह दूंगी। बस पहले मुझे अपना नाम बता दो। अनिरुद्ध रॉय, उसने उत्तर दिया। बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया और अपनी अध्ययन कक्ष की ओर लौट गईं। ये पुष्टि पाकर अनिरुद्ध ने एक बार फिर धन्यवाद कहा और चले गए। अपने कार्यालय में वापस आकर बुजुर्ग महिला ने नए छात्रों की सूची में अनिरुद्ध का नाम खोजने की कोशिश की। अनिरुद्ध रॉय, क्या? उसका नाम देखते ही बुजुर्ग चौंक कर खड़ी हो गईं। उम्र 19, लेवल 75, स्पेस और थंडर की क्षमता। वो बूढ़ा बदमाश, उसे पता था कि मैं सब कुछ हो जाने के बाद ही हिसाब किताब देखूंगा। उसने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। अन्य बुजुर्गों की तरह वो भी नेक्सस इवेंट के लिए लोगों को प्रायोजित करने या प्रशिक्षित करने की तलाश में थी ताकि उसे कुछ लाभ मिल सके, और अनिरुद्ध उसकी सूची में शामिल उम्मीदवारों में से एक था। स्पेस संवेदनशीलता बेहद दुर्लभ थी और वो असाधारण प्रतिभा का धनी भी था, जिसके कारण कई बड़े बुजुर्ग उस पर विशेष ध्यान दे रहे थे। दुर्भाग्यवश उसकी पसंदीदा छात्रा लारा 40 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुकी थी, इसलिए वो भाग नहीं ले सकी। तो वो बूढ़ा बदमाश भी इस साल हिस्सा ले रहा है। अगर वो बच्चा उसकी तरफ है तो मुझे हैरानी है कि हम बाकी लोगों के जीतने की कोई उम्मीद है या नहीं। सूची के बाकी पन्ने पलटते हुए बुजुर्ग रोजरी को कुछ दिलचस्प मिला। ओह, एक और होनहार पौधा। लगता है मुझे उस पर दाव लगाना होगा। जिस पेज को वो देख रही थी, उस पर काले बालों और भूरी आंखों वाली एक औसत से थोड़ी अधिक सुंदर लड़की की तस्वीर थी। कैथरीन हार्ट, उम्र 21 वर्ष, लेवल 85, हवा और मायाजाल में निपुणता। अध्याय 46। क्योंकि ये अपेक्षाकृत नज़दीक था, इसलिए अनिरुद्ध को पहाड़ तक पहुंचने में 1 दिन से भी कम समय लगा। पहाड़ की ऊंचाई लगभग 10,000 मीटर के करीब थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध दंग रह गया। इसमें थंडर माउंटेन की तरह गरजता आसमान या दरारों वाली सतह नहीं थी, बल्कि ये एक सच्ची प्राकृतिक सुंदरता थी। पूरा पहाड़ हरे भरे पेड़ों और तरह तरह के खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था। जब अनिरुद्ध ने अपनी चेतना का विस्तार किया तो उसे सतह पर कई अन्य जीव जंतुओं के साथ रहने का आभास हुआ, और कालकोठरी के दृश्यों के विपरीत ये जीव जंतु एक दूसरे को खाकर अपना विकास नहीं करते थे। यहां तक कि कुछ प्रजातियां शाकाहारी प्रतीत होती थीं, जिन्हें मांस की आवश्यकता या इच्छा नहीं थी। मौसम साफ था, इसलिए अनिरुद्ध पहाड़ की चोटी तक देख सकता था, जो बर्फ से ढकी हुई थी और आसपास के जीवंत रंगों के साथ एक खूबसूरत विरोधाभास पैदा कर रही थी। अनिरुद्ध को लगा कि यह वातावरण आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। शक्ति के मार्ग पर कोई अंतहीन संघर्ष नहीं, कोई बोझ या चिंता नहीं, और कोई दबाव नहीं। हालांकि इस प्रकार का जीवन उसे आकर्षित नहीं करता था। उसे शक्ति प्राप्त करना पसंद था। उसे वो दबाव पसंद था जो उसके विकास को प्रेरित करता था। और यद्यपि उसे बोझ पसंद नहीं थे, वो जानता था कि यदि किसी के पास कोई एक व्यक्ति या वस्तु भी हो जिसकी वो परवाह करता हो, तो वे अपरिहार्य हैं। वास्तव में इस लंबे और कठिन मार्ग पर स्वयं के अतिरिक्त सब कुछ बोझ प्रतीत हो सकता है, और कई लोगों के लिए शक्ति की खातिर सब कुछ त्याग देना स्वाभाविक था। कुछ लोग तो इतने निर्दयी हो जाते हैं कि उनके अपने परिवार भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मात्र मोहरे बनकर रह जाते हैं। अनिरुद्ध जानता था कि अगर वो सचमुच चाहता तो इस रास्ते पर चल सकता था, लेकिन उसे ऐसा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। उसे अपना मानवीय पक्ष, कभी कभी अस्थिर भावनाएं और अपने करीबी कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बने बंधन पसंद थे। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि दूसरे लोग उसके लिए बोझ बन सकते हैं, और उन्होंने ये भी समझा कि एक निश्चित दृष्टिकोण से उसकी अपनी माँ,
जो बिस्तर पर पड़ी हुई थीं, को बोझ माना जा सकता है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उसे अकेलेपन से उत्पन्न होने वाले रक्तपात के अंतहीन चक्र का, उस जंगली और आदिम स्वभाव का स्वाद मिला था जो व्यक्ति में धीरे धीरे विकसित होने लगता है। लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वो ऐसा करना चाहता तो उस दिन वो अपनी मानवता को त्याग देता और ज़ारा को बचाने के बजाय उसे खा जाता। सिर हिलाते हुए अनिरुद्ध अपने विचारों से बाहर आया। आत्मनिरीक्षण का ये समय नहीं था। उसने पहाड़ की ओर देखा और मन ही मन सोचा, सच कहूं तो मैं टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड में चोटी पर पहुंच सकता हूं, लेकिन मुझे शक है कि वो बूढ़ा आदमी यही चाहता होगा। सिर्फ 2 दिन ही बीते थे और वो बूढ़े आदमी के खेल खेलते खेलते थक चुका था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस आखिरी चुनौती को स्वीकार कर लेगा। बिना देर किए अनिरुद्ध पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा और सचमुच, जैसा कि बुजुर्ग रोजरी को आशंका थी, रास्ते में अनगिनत जाल बिछे हुए थे। कुछ तो बेवकूफ़ी भरे जाल थे जो केवल मनुष्यों को ही मार सकते थे, जैसे कि झूलता हुआ पेड़ का तना, लेकिन कुछ जाल उनके लिए भी थोड़े खतरनाक थे। वहां 3rd क्लास के विषैले सांपों से भरा एक गड्ढा था जिसमें वो लगभग गिर ही गया था, और वहां ऐसे बीस्ट समूह थे जो उसकी स्थानिक क्षमता को दबा देते थे और उसे अपने नंगे शरीर के तेज धार वाले ब्लेड से बाल बाल बचने के लिए मजबूर करते थे। और कई अन्य जाल भी थे। इस बूढ़े आदमी की कल्पना वाकई बहुत ही अनोखी है। अनिरुद्ध बिना रुके लगातार चढ़ता रहा और एक के बाद एक जाल से बचता रहा। हैरानी की बात यह थी कि जालों में फंसे बीस्ट्स के अलावा किसी और बीस्ट ने उस पर हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच कोई नियम कानून हो। जो बीस्ट उसे खाने के लिए बेताब दिख रहे थे, वे भी अनिच्छा से उससे मुंह फेरने लगे, क्योंकि वो अपनी चढ़ाई जारी रखे हुए था। और रात होते होते अनिरुद्ध बर्फ से ढकी चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने एक परिचित अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जो अनिरुद्ध की ओर पीठ करके दूर घूर रहा था, मानो अधिक रहस्यमय दिखने की कोशिश कर रहा हो। ये जानते हुए कि ये उस बूढ़े व्यक्ति की आदत थी, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय बैठकर अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। जब अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद की तो उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि अनिरुद्ध उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। वो नाराज तो हुआ, लेकिन उसने बच्चे को परेशान नहीं किया, क्योंकि वो अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था। आधे घंटे बाद अनिरुद्ध की आंखें खुलने लगीं और वो आदमी फिर से दूर देखने की अपनी मूल मुद्रा में लौट आया। बूढ़े आदमी, मेरे साथ इतना रहस्यमय व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। उस बुजुर्ग ने मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पहले ही बता दिया है। ये सुनकर उस आदमी के कंधे थोड़े हिले और वो अनिच्छा से मुड़ा। वो दुष्ट चुड़ैल, लगता है मुझे वापस जाकर उसे सबक सिखाना पड़ेगा। अनिरुद्ध की भावहीन निगाहों को देखकर उस व्यक्ति ने झट से विषय बदल दिया। मुझे लगता है अब औपचारिक परिचय का समय आ गया है। मेरा नाम वेदांत गैरी है और मैं जेनिथ अकादमी का प्रधानाध्यापक हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम, अनिरुद्ध रॉय, मेरे विद्यार्थी बनो। अपनी हैसियत का खुलासा करते हुए वेदांत के चेहरे पर एक विशेषज्ञ के भाव झलक रहे थे और वो अनिरुद्ध के चेहरे पर सदमे को देखने के लिए उत्सुक था। हालांकि अनिरुद्ध की निगाहें अब भी भावहीन थीं। ठीक है, अब क्या? वेदांत की भौहें तन गई। बच्चे, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? पूरी अकेडमी का प्रधानाध्यापक तुम्हें छात्र के रूप में लेना चाहता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वाह, कितना बढ़िया अवसर है, या कुछ और? अनिरुद्ध की भावहीन निगाहें और भी तीव्र हो गईं। बूढ़े आदमी, मैंने टोकन दिखाते ही सबको देखकर समझ लिया था कि आप ही प्रधानाध्यापक हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, और वैसे भी मुझे आश्चर्य क्यों होगा अगर आप मुझे प्रशिक्षण देना चाहते हैं। आपने तो सारे परीक्षण और रहस्यमयी बातों से इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। तो चलिए अब सीधे प्रशिक्षण शुरू करते हैं। वेदांत की भौहों का सिकुड़ना और भी स्पष्ट हो गया। वो लड़का न केवल इतना बेबाक था कि इससे उसके अहंकार को थोड़ी ठेस पहुंची, बल्कि उसमें इतनी हिम्मत भी थी कि वो उसे बूढ़ा आदमी कहकर बुलाता रहा, जबकि वो शुरू से ही उसकी स्थिति जानता था। अपनी शांत छवि को बरकरार न रख पाने के तथ्य पर आह भरते हुए वेदांत की आंखें गंभीर हो गईं और उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। बहुत खूब, चूंकि तुम सीखना चाहते हो तो चलो तुरंत शुरू करते हैं। तुम्हारी तलवारबाजी की कला मौलिक लगती है और तुमने अपना रास्ता भी खोज लिया है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारी स्थानिक क्षमता के बारे में भी यही बात लागू होती है। मैं तुम्हें बिजली के बारे में सिखा सकता हूं, लेकिन वो गौण होगा। अनिरुद्ध को मिल रही तमाम तारीफों को सुनकर गर्व महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही वो वास्तविकता में लौट आया। सबसे जरूरी बात है तुम्हारा माना पर नियंत्रण। सच कहूं तो ये एकदम बेकार है। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो बिल्कुल ही घटिया है। 5 साल के छोटे बच्चे भी बिना कोशिश किए तुमसे बेहतर माना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हमारी पहली लड़ाई में देखा था कि तुम्हारे पास माना का बहुत बड़ा भंडार है, फिर भी कुछ ही घंटों में वो खत्म हो गया। सच में तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए।
अनिरुद्ध इतना स्तब्ध था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। अपनी शक्ति बढ़ाने की शुरुआत से लेकर अब तक उसने अपनी क्षमताओं का इतना कठोर मूल्यांकन कभी नहीं सुना था। उसने 3rd क्लास से योद्धा से लड़ाई की और उसे मार गिराया, जिसके लिए उसकी खूब प्रशंसा हुई। उसकी उम्र के हिसाब से उसका लेवल असाधारण था, जिसके लिए उसकी प्रशंसा की गई। पृथ्वी छोड़ने के बाद से किसी ने भी उसका अपमान या निंदा नहीं की थी। वो बूढ़े व्यक्ति को जवाब देने और उस पर क्रोधित होने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और सुनी हुई बातों पर विचार किया। जैसे जैसे वो सोचता गया, उसे उन शब्दों की सच्चाई का एहसास होता गया। अनिरुद्ध ने अपना सारा ध्यान तलवारबाजी और अपनी क्षमताओं पर केंद्रित कर रखा था। उसने कभी भी माना ऊर्जा नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया था। वो हमेशा बिना किसी नियम या कारण के अपनी मर्जी से माना ऊर्जा का इस्तेमाल करता था। सबसे पहले उसके माना ऊर्जा नियंत्रण की संरचना इस बात पर आधारित थी कि जब वो अपनी पशुवत प्रवृत्ति से ग्रसित हो गया था, तब उसके जंगली रूप ने इसका उपयोग कैसे किया था। बिना किसी सचेत विचार क्षमता वाले एक जंगली बीस्ट की तुलना एक बुद्धिमान प्राणी से कैसे की जा सकती है। 2nd क्लास से ऊपर के जीव जंतुओं में बुद्धि का विकास शुरू हो चुका था, इसलिए शायद उनका माना ऊर्जा पर नियंत्रण उससे भी बेहतर था। ये महसूस करते ही उसकी आंखें कठोर हो गईं। अरे, मैं सच में हाल ही में बहुत अहंकारी हो गया था। अगर किसी ने कुछ नहीं कहा होता तो शायद मैं इसे समय रहते सुधार नहीं पाता, इससे पहले कि ये एक ऐसी आदत बन जाए जिसे मैं बदल नहीं सकता। वेदांत पूरे समय अनिरुद्ध पर नजर रख रहा था, ये देखने के लिए कि उसके कठोर शब्दों पर अनिरुद्ध कैसी प्रतिक्रिया देगा। दरअसल उसने अनिरुद्ध की प्रतिक्रिया जानने के लिए जानबूझकर अपने शब्दों को और भी ताना मारने वाला बना दिया था। पहले तो अनिरुद्ध को गुस्सा होते देख वेदांत निराश हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो अनिरुद्ध को सोच में डूबते हुए देखता रहा और सच्चाई का एहसास होने पर उसकी आंखों में कठोरता आते हुए देखता रहा, वेदांत को उसकी सराहना करनी पड़ी। ये बच्चा सचमुच उसका शिष्य बनने के योग्य था। गर्व एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और लगभग हर जीव में ताकत बढ़ने के साथ साथ ये गुण विकसित होता जाता है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो भला वे अपनी उपलब्धियों पर इतना गर्व क्यों न करें। मुख्य मुद्दा ये जानना था कि कब अहंकार घमंड में बदल जाता है, और इससे पहले कि ये उन्हें ही नुकसान पहुंचाए, इस समस्या को ठीक करना था। अनिरुद्ध को अपनी ओर देखते हुए देखकर वेदांत मुस्कुराया। अच्छा लगता है, आपको सच्चाई का एहसास हो गया है। तो चलिए मैं अपना परिचय फिर से दे देता हूँ। मेरा नाम वेदांत गैरी है। मैं 4th क्लास का हूँ और मानव जगत में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने माना नियंत्रण में संत लेवल प्राप्त किया है। क्या आप मुझे अपना गुरु स्वीकार करने को तैयार हैं? इस बार अनिरुद्ध की आंखें सचमुच हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसके सामने खड़ा वो विचित्र बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में 4th क्लास का था और संत लेवल तक पहुंच चुका था। दुनिया के कई लोगों के लिए ये लेवल एक किंवदंती के समान था, लेकिन जो व्यक्ति इसे प्राप्त कर चुका था वो उसके सामने खड़ा था। उसने बिना एक पल भी सोचे फैसला कर लिया। सिर झुकाकर अनिरुद्ध ने एक पंक्ति दोहराई जो उसने नॉवेल्स में अनगिनत बार पढ़ी थी। अनिरुद्ध अपने नए शिक्षक का अभिवादन करता है। वेदांत की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। बहुत बढ़िया। अब नेक्सस इवेंट में आपको अजेय बनाने के लिए हम अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता माना सर्किट। अध्याय 47 माना सर्किट। वेदांत के अनुसार माना सर्किट एक ऐसा शब्द था जिसका प्रयोग लोगों द्वारा अपनी माना शक्ति का उपयोग करने के लिए अपनाए जाने वाले मार्गों और विधियों को व्यापक रूप से परिभाषित करने के लिए किया जाता था। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग होता था और प्रत्येक व्यक्ति की विशेषज्ञताएं भी अलग अलग होती थीं, इसलिए वर्षों से माना सर्किट के कई अलग अलग रूप विकसित हुए। विश्व के कई महत्वपूर्ण कुलों और शक्तियों के पास माना सर्किट को संरचित करने के अपने अपने तरीके हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो उनकी ताकत को उजागर करते हैं। हालांकि इन्हें बनाने के सामान्य तरीके भी मौजूद थे। आम लोग भी इन्हें आसानी से हासिल कर सकते थे। इसीलिए अनिरुद्ध द्वारा माना के भयानक उपयोग को देखकर वेदांत हैरान था। माना सर्किट का उद्देश्य साधना नॉवेल्स में वर्णित मेरिडियन की तरह माना के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करना और साथ ही इसकी शक्ति को अनुकूलित और प्रवर्धित करना था। रक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति के माना सर्किट की संरचना इसी के अनुरूप होगी, जबकि आक्रमण और समर्थन के लिए भी यही बात लागू होती है। वेदांत ने माना सर्किट के इतिहास के बारे में बात करना जारी रखा, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना था। अचानक दिए गए इस व्याख्यान के अंत तक अनिरुद्ध को सचमुच ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये सोचकर हैरानी होती है कि माना का उपयोग करने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
अनिरुद्ध को इस बारे में कभी न जानने की अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हो रहा था। काल कोठरी में विराज के सब स्पेस में भी इस विषय पर कोई किताबें नहीं थीं, जिससे उसे लगा कि ये विशेष ज्ञान कहीं और रखा गया है। अब जबकि आपके पास सारी सामान्य जानकारी है, आपका काम है अपना खुद का माना सर्किट बनाना। उस दिन आपकी प्रतिभा को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। मेरे माना सर्किट बिजली की अस्थिर प्रकृति को आधार बनाकर बनाए गए थे, लेकिन आपका सर्किट अलग होना चाहिए। अनिरुद्ध के पहाड़ पर चढ़ने के दौरान वेदांत चुपचाप खड़ा नहीं था। वो ध्यान से देख रहा था कि अनिरुद्ध हर परिस्थिति से कैसे निपटता है। मुझे स्पष्ट है कि बिजली पर आप विशेष ध्यान नहीं देते, बल्कि इसकी विनाशकारी शक्ति का उपयोग कभी कभार ही करते हैं। इसलिए आपको या तो अपनी स्थानिक क्षमता के आधार पर अपने माना सर्किट को व्यवस्थित करना होगा या कुछ नया करना होगा। चुनाव आपका है। अनिरुद्ध सोच में पड़ गया। हालांकि मेरी स्थानिक क्षमता निश्चित रूप से मेरी सबसे बड़ी ताकत है और भविष्य में भी संभवतः यही रहेगी, लेकिन यही मेरी एकमात्र ताकत नहीं है। हालांकि ये एहसास धुंधला था, फिर भी अनिरुद्ध को याद था कि उसने किसी महान शक्ति को छुआ था। हालांकि वो ठीक से नहीं जानता था कि वो शक्ति क्या थी, लेकिन वो जानता था कि वो उस संभावित भविष्य की ओर ले जाने वाले दरवाजों को बंद नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से आपके शिक्षक के रूप में मैं आपको बिना किसी मार्गदर्शन के इस प्रक्रिया को शुरू करने और जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि अधिकांश काम आपको ही करना होगा। मैं आपको एक शुरुआती बिंदु दूंगा और यदि आपको कभी भी अपने रास्ते में कोई बाधा आती है तो आपकी मदद करूंगा। वेदांत की बातें सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराया। एक ऐसा शिक्षक जो उसे सीमित न करे बल्कि सूक्ष्मता से उसका मार्गदर्शन करे, ठीक वही उसे चाहिए था। अनिरुद्ध की आंखों में बढ़ती हुई आग को देखकर वेदांत ने आगे कहा, मेरा सुझाव है कि आप अपने आंतरिक शरीर की संरचना को महसूस करके शुरुआत करें। ये आपके सर्किट को बनाने के लिए एक बेहतरीन आधार हो सकता है। और अंत में उन्होंने अपना भाषण समाप्त करने का निर्णय लिया। शरीर स्वयं एक विशाल परस्पर जुड़ा हुआ तंत्र है जो आपको कार्यशील रखता है। और माना सर्किट नसों और धमनियों के समान है। मेरी ओर से बस इतना ही। अगर कभी मुझसे संपर्क करना हो तो उस टोकन में कुछ माना ऊर्जा डाल देना। इसके साथ ही वेदांत गायब हो गया। हालांकि अनिरुद्ध को इसका एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि वो प्राप्त नई जानकारी पर विचार करना जारी रखे हुए था। हालांकि माना सर्किट की अवधारणा अत्यंत भिन्न थी। अनिरुद्ध जानता था कि उसकी अपनी विधि इस दुनिया के निवासियों से बहुत अलग होगी। आखिरकार वो यहाँ का मूल निवासी नहीं था। माना के विस्फोट से पहले से ही उसके पास पृथ्वी की विशेषज्ञता थी। विज्ञान, माना तकनीक और उससे पहले के आधुनिक विज्ञान में कार्यप्रणाली और कार्यप्रणाली दोनों में गहरा अंतर था। माना एक रहस्यमय ऊर्जा थी जो भौतिकी के नियमों को तोड़ सकती थी, इसलिए इसने कई नई चीजों को संभव बनाया। हालांकि भौतिकी के नियमों द्वारा सीमित और विवश होने के कारण ही आधुनिक विज्ञान महान विचारों और मानव जाति की प्रतिभा से परिपूर्ण था। विज्ञान का उपयोग करते हुए कई चीजों के सिद्धांत पहले ही विकसित हो चुके थे, जो मानवीय शक्ति के कारण आसानी से लागू हो गए। इसी तरह अनिरुद्ध ने अपने माना सर्किट को अधिक एल्गोरिदम तरीके से काम करने का निर्णय लिया। उसने अपने शरीर के भीतर एक जटिल प्रणाली बनाई, जिससे उसकी दक्षता और उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इस सिस्टम को डिजाइन और लागू करने के लिए उनके पास केवल 5 महीने थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए फिलहाल कोई और प्रयास नहीं करेंगे और पूरी तरह से इसी काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी कुशलता को बरकरार रखने के लिए वे प्रतिदिन अभ्यास करते थे। इसके अलावा वे और कुछ नहीं करते थे। अगले सप्ताह उसने पर्वत की चोटी पर बैठकर अपने शरीर के आंतरिक भाग की संरचना का अध्ययन किया। उसने ये पहले भी एक बार किया था, लेकिन केवल एक हाथ के लिए। इस बार उसने हर चीज पर ध्यान केंद्रित किया। उसके दिल द्वारा रक्त पंप करने की गति और नसों और धमनियों के माध्यम से उस रक्त की गति, जिससे एक प्रकार का फीडबैक लूप बनता है। उसकी मांसपेशियों का हिलना, जिससे विभिन्न टेंडन और लिगामेंट हिलते हैं, और उसकी हड्डियां भी उसी के अनुरूप गति करती हैं। यहां तक कि उसके मस्तिष्क से उसकी रीढ़ की हड्डी तक भेजे जाने वाले न्यूरॉन्स की प्रतिक्रिया भी, जो उसके शरीर पर उसके नियंत्रण को सुगम बनाती है। अनिरुद्ध ने इन प्रक्रियाओं पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि उसे अपने आसपास समय का प्रवाह भी महसूस नहीं हुआ। उसने माना सर्किट के विभिन्न उदाहरणों पर भी विचार किया, जिनके बारे में उसने पढ़ा था, ये देखने के लिए कि क्या उनका वास्तविक जीवन में कोई उपयोग है। पृथ्वी पर रहते हुए वो विज्ञान का कोई बड़ा शौकीन नहीं था, इसलिए वो उन सिद्धांतों से ज्यादा परिचित नहीं था जो उसकी मदद कर सकते थे।
लेकिन उसके पास आधारभूत ज्ञान था जिसका उपयोग वो आधार के रूप में कर सकता था। अपने माना सर्किट को लेकर उसकी महत्वाकांक्षा बेहद बड़ी थी। शायद इन 5 महीनों में नहीं, लेकिन भविष्य में कभी न कभी वे चाहते थे कि उनके माना सर्किट एक निरंतर गति प्रणाली की तरह काम करें। अगर उनका ये विचार सफल हो जाता तो सैद्धांतिक रूप से उन्हें लगभग अनंत जादुई शक्ति प्राप्त हो जाती। हालांकि चाहे शक्ति के माध्यम से हो या विज्ञान के माध्यम से, अनंत गति कभी प्राप्त नहीं की जा सकी है। कोई भी वस्तु सीमित ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हुए अनिश्चित काल तक गतिमान नहीं रह सकती। यहां तक कि खगोलीय पिंड, जो अनंत रूप से घूमते और गतिमान प्रतीत होते हैं, वास्तव में अनंत गति प्राप्त नहीं करते हैं। कई फोर्स उनकी गतिज ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं, जैसे सोलर विंड्स, ग्रेविटेशनल और थर्मल रेडिएशन आदि। असीम माना ऊर्जा के उस बेतुके सपने को साकार करने की थोड़ी सी भी संभावना पाने के लिए अनिरुद्ध को एक ऐसा माना सर्किट बनाना था जो लगातार विकसित हो सके। विकसित होना, उस शब्द ने उसे उस फर्स्ट क्लास के भेड़िए को मारने के बाद हुए अपने पहले विकास की याद दिला दी। उस समय मुझे विकसित होने की शक्ति किस चीज से मिली? हालांकि मुझे अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ता पर भरोसा है, लेकिन ये मुझे पूर्ण विकास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। नहीं, ये मेरी शून्य शारीरिक क्षमता थी जिसने मुझे ऐसा करने दिया। उसका शून्य शरीर उसके लिए हमेशा से एक रहस्य बना हुआ था। ये एक ब्लैक होल की तरह ऊर्जा को सोख लेता था, लेकिन जब भी वो विकसित होता था तो उसे ऊर्जा भी प्रदान करता था। उसने तो ये सोचना भी शुरू कर दिया था कि शायद उसकी ऊर्जा सोखने की क्षमता उसके शरीर का ही परिणाम हो। उसने कभी भी अपने शरीर का गहराई से अध्ययन नहीं किया था, और इसका कारण ये था कि उसे अपने शरीर की वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं था। ये समस्या सुनने में मूर्खतापूर्ण लग सकती है, क्योंकि शरीर मूलतः किसी व्यक्ति का शरीर ही होता है, लेकिन अनिरुद्ध का शरीर अलग था। उसे हमेशा अपने शून्य शरीर से एक हल्का सा जुड़ाव महसूस होता था, जो हमेशा उसके शरीर पर ही छाया रहता था, लेकिन उसके भीतर मौजूद नहीं था। ये उसके लिए भी उलझन भरा था, मानो उसका वास्तविक अस्तित्व किसी अलग आयाम में हो। फिर भी उसने दृढ़ निश्चय किया कि उसका शरीर उसके उस असंभव लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग की शुरुआत है। इसलिए उसने अपने शरीर का अध्ययन करने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया। एक और हफ्ता बीत गया, कोई प्रगति नहीं हुई। अनिरुद्ध निराश होने लगा था। उसने अपने प्रशिक्षण में कभी असफलता का सामना नहीं किया था, केवल छोटी मोटी रुकावटें आती थीं जिन्हें वो समय के साथ दूर कर लेता था। इस बार तो उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अब हार मानने वाला नहीं था। उसने दूर भविष्य में खुद को मिलने वाली असीम शक्ति का एक दृश्य देखा था। अगर वो यहां सफल हो जाता, और वो इसे आसानी से जाने नहीं देने वाला था। अगर वो सीधे अपने शून्य शरीर तक नहीं पहुंच सकता, तो उसे पहले अपने डिवावर स्किल का अध्ययन करना होगा, क्योंकि उसे संदेह था कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। डिवावर की क्षमता वो तरीका था जिसका उपयोग उसके शरीर ने उसके विकास में सहायता के लिए किया था। ये उसका अनुमान था, और जैसे जैसे उसने इस पर अध्ययन करने में समय बिताया, उसे पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता का सटीक उपयोग करने की उसकी रहस्यमयी शक्ति ही उसकी ऊर्जा खपत को और भी अधिक प्रभावी बनाती थी, और यही वो अवधारणा थी जिस पर वो विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा था। ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना, उसके प्रभाव को बढ़ाना और बेहतर विकल्प मिलने पर उसमें और अधिक ऊर्जा का उपयोग करना। अनिरुद्ध को आखिरकार एक सुराग मिल गया था। उसे अपने शरीर के भीतर एक वास्तविक भौतिक संरचना बनानी थी जिसे वो अपनी इच्छानुसार विकसित, उन्नत और संशोधित कर सके। अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए किसी अलौकिक मार्ग का उपयोग करने के बजाय उसने अपने शरीर की संरचना को बदलने का निर्णय लिया। पहले चरण के लिए उसने एक ऐसा विचार अपनाया जिसे उसने अनगिनत बार इस्तेमाल होते देखा था, माना कोर। हालांकि इसे उसी तरह से विकसित नहीं किया जाएगा, लेकिन अवधारणा समान थी। फिर भी वो अपने शरीर के साथ बेवजह प्रयोग करने और अनजाने में खुद को चोट पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने सबसे पहले अपने शरीर से अपनी जादुई शक्ति निकाली और उसे संकुचित करना शुरू किया। उसने अपनी स्थानिक क्षमता का उपयोग करते हुए इस संकुचन में सहायता की और अपनी हथेली पर एक गेंद के रूप में माना शक्ति प्रवाहित की। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, गोला सिकुड़ता गया, लेकिन वो किसी मूर्त रूप लेने वाली चीज के बजाय किसी हमले जैसा लग रहा था। फिर उसने संकुचित होते हुए माना के गोले को घुमाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि इससे प्रक्रिया में मदद मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। गेंद छोटी होती चली गई, क्योंकि उसमें मौजूद माना ऊर्जा तरल में बदलने लगा, और जब तक उसने अपनी आधी माना ऊर्जा का उपयोग कर लिया, तब तक उसकी हथेली पर केवल एक छोटा सा नीलम का गोला बचा था, जिसे वो उठाकर अपनी इच्छानुसार कहीं भी ले जा सकता था। ये शुद्ध ठोस माना था। आधे महीने बाद उन्होंने अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। अध्याय 48।
अनिरुद्ध ने अपने माना सर्किट की संरचना पर विचार करने में लगभग आधा महीना और बिता दिया। माना सर्किट सूक्ष्म थे, लेकिन फिर भी शरीर से जुड़े हुए थे। यदि उसे कोई जटिल सर्किट बनाना था तो उसे अच्छी तरह से योजना बनानी पड़ती थी। शरीर से जुड़े होने का मतलब था कि कोई भी छोटी सी चोट उसके पूरे सर्किट को बाधित कर सकती थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी विशाल मशीन से एक छोटा सा पुर्जा निकालकर गिरा देना। इस समस्या को हल करने के लिए अनिरुद्ध ने अपने सर्किट को अपने शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित चतुर्भुजों में डिजाइन करने का निर्णय लिया। इस तरह यदि उसका हाथ कट भी जाए तो पूरी प्रणाली बंद होने के बजाय केवल थोड़ी कमजोर होगी। ये पूरी तरह से उसके माना सर्किट के अलौकिक पहलू के लिए था। वो जो भौतिक संरचना बना रहा था वो अलग थी और उसमें वही दोष नहीं था। ये मूल रूप से एक नया शारीरिक अंग था और उसकी कुशलता से रीजनरेट होने की क्षमता रखता था। इसलिए उसे इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अनिरुद्ध ने पिछले आधे महीने में इस बात पर कई प्रयोग किए थे कि उसे अपने माना सर्किट के भौतिक पहलू को कैसे संरचित करना चाहिए, और अंततः उसने निर्णय ले लिया था। उसने जो माना कोर बनाया था उसे वो अपनी छाती के केंद्र में रखेगा, जो असल में एक दूसरा हृदय बन जाएगा, और वो अपने पूरे शरीर में ऐसी नसें बनाएगा जो उस हृदय से जुड़ेंगी। उसने ये भी तय किया कि ऊर्जा के प्रवाह और अवरोध को सुगम बनाने के लिए कुछ नाड़ियों का होना आवश्यक है। ये उसके माना कोर के छोटे संस्करण होंगे जो इसके कार्यों का केवल एक हिस्सा ही वहन करते होंगे। इस भौतिक प्रणाली का निर्माण एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, और उसके पास अपने माना हृदय को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना भी नहीं थी। इसलिए उसने एक बार फिर कुछ नया करने की कोशिश की। लाशों को खाने के बजाय उसने अपनी शक्ति को अपने आसपास के वायुमंडलीय माना पर केंद्रित किया। हैरानी की बात है कि यह कारगर साबित हुआ। इस तरह वो अपनी माना क्षमता तो नहीं बढ़ा सका, लेकिन अपनी ऊर्जा को तेजी से फिर से भरना उसके लिए बहुत आसान हो गया। सौभाग्य से वो इस प्रक्रिया के दौरान आसानी से चल फिर सकेगा और उसे इसे एक ही बार में पूरा नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार उसके माना सर्किट अधूरे होने पर भी उसके आंतरिक अंगों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि जब तक वो उनके अलौकिक समकक्ष को पूरा नहीं कर लेता तब तक उनकी कार्यक्षमता शून्य रहेगी। अंत में उसे अपने अलौकिक परिपथों के आधार का निर्णय लेना था। इस समय अनिरुद्ध के लिए उन्हें अपनी स्थानिक क्षमता के अनुरूप अनुकूलित करना सबसे तार्किक होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो केवल इसी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। हालांकि वो ऐसे सर्किट नहीं बना सका जो हर चीज को स्वीकार कर सकें, क्योंकि इससे बहुत अधिक स्वतंत्रता मिलने के कारण उसकी क्षमता सीमित हो जाती। इसके बजाय उसने इसे व्यापक रखने का निर्णय लिया, लेकिन बहुत अधिक विस्तृत नहीं। वो अपनी ऊर्जा धाराओं को विनाशकारी शक्ति पर केंद्रित करना चाहता था। उसने बाहरी उपचार और सकारात्मक शक्तियों की ओर जाने वाले सभी मार्गों को अवरुद्ध करने का निर्णय लिया। स्वाभाविक रूप से इससे उसकी स्वयं की रीजनरेशन और इसी तरह की क्षमताएं बाधित नहीं होंगी, लेकिन वो दूसरों पर ऐसी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाएगा। अनिरुद्ध के काम शुरू करने के बाद बीते 1 महीने में वेदांत हर हफ्ते उससे मिलने आता था ताकि उसकी प्रगति पर नजर रख सके। लेकिन हर बार जब वो आता, अनिरुद्ध गहरी सोच में डूबा रहता और उसकी मौजूदगी को महसूस तक नहीं करता। वेदांत को इस बात पर हैरानी हुई कि अनिरुद्ध ने अभी तक अपने माना सर्किट का निर्माण भी नहीं किया था। अनिरुद्ध जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए ये आसान होना चाहिए था। इसलिए वेदांत ने अनुमान लगाया कि अनिरुद्ध कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। उसने स्वाभाविक रूप से इसका समर्थन किया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अनिरुद्ध बहुत अधिक करने की कोशिश नहीं करेगा और अंततः असफल नहीं हो जाएगा। नेक्सस इवेंट आधिकारिक रूप से शुरू होने में केवल 4 महीने बचे थे। इसलिए वेदांत ने एक बार फिर अनिरुद्ध का हालचाल जानने का फैसला किया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि अनिरुद्ध खड़ा होकर नीलम पत्थर की एक गोली से खेल रहा था। यह पहली बार था जब वेदांत ने अनिरुद्ध में कोई बदलाव देखा था, इसलिए वो सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। संगमरमर में कुछ विचित्रता महसूस करते हुए वेदांत ने उसका विश्लेषण किया और जो पाया उसे देखकर वो स्तब्ध रह गया। वो संगमरमर शुद्ध क्रिस्टलीकृत माना से बना था, ऐसी चीज जिसकी उसे माना सर्किट पर काम करने वाले किसी से उम्मीद नहीं थी। अनिरुद्ध, तुम इससे क्या करने की योजना बना रहे हो? वेदांत को थोड़ा संदेह था, क्योंकि उस कंचे का इस्तेमाल बॉम्ब के रूप में किया जा सकता था। लेकिन अनिरुद्ध के जवाब ने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया। अरे बूढ़े आदमी, तुम वापस आ गए। ये कुछ नहीं है,
बस एक छोटा सा प्रयोग है जो मैंने उन माना सर्किटों के बारे में सोचते हुए किया। अब मुझे मूल विचार समझ आ गया, बस इसे लागू करना बाकी है। ये सुनकर वेदांत ने ज्यादा सवाल न पूछने का फैसला किया। अनिरुद्ध का फैसला पूरी तरह उसका था, और जब तक वो माना मोतियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहा था, तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, आयोजन शुरू होने में अभी 4 महीने बाकी हैं, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद न करें। वेदांत एक बार फिर जाने ही वाला था कि अनिरुद्ध ने उसे रोक लिया। इस बार मुझे भी साथ ले चलो बूढ़े आदमी, असली काम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। वेदांत ने सिर हिलाया। बीच बीच में आराम करना कोई बुरी बात नहीं थी, खासकर अनिरुद्ध जैसे बड़े प्रोजेक्ट के दौरान। अनिरुद्ध को बस इतना महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा पकड़ा है, और फिर उसके चारों ओर तेज हवा चलने लगी। अगली ही पल वो खुद को अकेडमी में वापस पा चुका था। वेदांत को विदाई देकर अनिरुद्ध अपने घर लौट आया, जहां कैथरीन ने एक बार फिर उसका स्वागत किया। पिछली मुलाकात के बाद से ही उसने उसके घर पर रहने का फैसला कर लिया था। उसका कहना था कि जिस छात्रावास में वो रह रही थी वो उसके घर की तुलना में बहुत घुटन भरा था। वो आमतौर पर इसके खिलाफ होता, लेकिन सच कहूं तो वो घर पर ज्यादा नहीं रहता और ज़ारा को उसकी संगति अच्छी लगती थी, इसलिए वो मान गया। ज़ारा की बात करें तो अनिरुद्ध के पहाड़ पर जाने के बाद से वो उसके साथ नहीं थी। उसने ज़ारा को घर पर रहने के लिए कहा था, और ये जानते हुए कि वो कुछ समय तक चोटी पर रहेगा, उसने ज़ारा को शिकार करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहा था। वो केवल 1 दिन के लिए वापस आएगा, इसलिए उसने ज़ारा के प्रशिक्षण में बाधा न डालने का फैसला किया। एक बार फिर अनिरुद्ध सोफे पर बैठ गया, जबकि कैथरीन खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। अगर कोई और उन्हें देखता तो सोचता कि वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन वे दोनों इतने बेखबर थे कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। तुम मुझे बता सकती थी कि वो बूढ़ा आदमी प्रधानाध्यापक था? मतलब मैंने आसानी से अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फिर भी। कैथरीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हें सरप्राइज देना ज्यादा मजेदार होगा। ओह हाँ, क्या उसने तुम्हें अपना छात्र बना लिया है? अनिरुद्ध ने आंखें घुमाई। हाँ, बूढ़ा आदमी मेरी कुछ गलतियों को सुधारने में मेरी मदद कर रहा है। तुम्हारा क्या? तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए कोई ना कोई बुजुर्ग तो होगा जो तुम्हें सिखाना चाहता होगा। कैथरीन मुस्कुराई। जी हाँ, वो भी बड़े बुजुर्ग में से एक है। उनका नाम बुजुर्ग मोनिक है, और वो भी मायाजाल में माहिर है। हाँ, मैं टूर्नामेंट में तुम्हें हराने के लिए बेताब हूं। हाँ, तुम ही मुझे हराने वाली हो, लेकिन सावधान रहना, अगर तुम हार गई तो सजा के तौर पर मुझे तुम्हारी पीठ पर थप्पड़ मारना पड़ सकता है। अनिरुद्ध ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। बेशर्म, कैथरीन ने धीरे से कहा, और उसके चेहरे पर गुलाबी लाली छा गई। दोनों साथ में खाना खाते हुए बातें करते रहे। उनकी नज़दीकी असामान्य गति से बढ़ रही थी, जो किसी भी लिहाज से अजीब थी। आखिरकार दोनों के बीच करीबी रिश्ता सिर्फ 2 महीने से ही था। हालांकि ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। कैथरीन एक संरक्षित माहौल में पली बढ़ी लड़की थी, जिसका स्वभाव साहसी था, और वो जिस भी चीज में रुचि लेती थी उससे तुरंत जुड़ जाती थी। उसके ज्यादा करीबी दोस्त नहीं थे, इसलिए वो अक्सर अनिरुद्ध की ओर आकर्षित होती थी। अनिरुद्ध भी कुछ ऐसा ही था, और चूंकि वो उसके अलावा किसी और से खुलकर बात करने में बहुत कमजोर था, इसलिए वो भी उसकी ओर आकर्षित हो गया। दोनों में थोड़ी बहुत आपसी निर्भरता थी, लेकिन ये अस्वस्थ नहीं थी। अगर 2 लोग एक ही उम्र के हों और खुलकर बात कर सकें, और उनका व्यक्तित्व भी काफी हद तक एक जैसा हो, तो उनके बीच जल्दी दोस्ती ना होना अजीब बात होती। लेकिन वे दोनों इतने नासमझ थे कि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जल्द ही रात हो गई और दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। हालांकि अनिरुद्ध वापस पहाड़ की चोटी पर चला गया। वो अपेक्षाकृत पास थी, इसलिए उसे ज्यादा माना ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैथरीन से कुछ घंटे बात करने से उसे नींद से भी कहीं ज्यादा ताजगी महसूस हुई। उसे इसका कारण तो नहीं पता था, लेकिन उसने यही मान लिया कि ये समान विचारधारा वाले लोगों के बीच तालमेल का नतीजा था। कुछ घंटे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में बिताने के बाद अनिरुद्ध सो गया। अगली सुबह वो चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए जागा। प्रतियोगिता शुरू होने में केवल 4 महीने बचे हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो शारीरिक प्रणाली को विकसित करने में 2 महीने और सूक्ष्म प्रणाली को विकसित करने में 2 महीने लगेंगे। बिना प्रतीक्षा किए अनिरुद्ध ने प्रक्रिया शुरू कर दी। पहला चरण था माना हृदय। पहले की तरह ही उसने माना को एक गेंद के आकार में एकत्रित किया। बस इस बार ये उसके सीने के केंद्र में, सीधे उसके हृदय के बगल में था। ये एक ऐसा कदम था जिसे अनिरुद्ध को बहुत सावधानी से उठाना था। उसने अपनी स्थानिक क्षमता का उपयोग करते हुए धीरे से अपने सीने में घूम रही माना की गेंद को संकुचित किया। समय बीतने के साथ गेंद छोटी होती गई, और इस समय अनिरुद्ध ने वायुमंडलीय माना को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि उसका माना हृदय एक संगमरमर के बजाय कम से कम एक गोल्फ गेंद के आकार का हो।
जैसे जैसे उसमें और माना ऊर्जा मिलाया जाता गया वो संकुचित होता गया, जिससे एक अर्ध द्रवीकृत गेंद बन गई जिसका द्रव्यमान लगातार बढ़ता गया। समय का उसे होश ही नहीं रहा, यहां तक कि उसके शरीर की क्रियाएं भी उसे सुनाई नहीं दे रही थीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने माना हृदय को संकुचित करने पर केंद्रित था। माना की गर्जना हुई और उसके शरीर ने उस बाहरी भार को विरोध किया जो उसकी संरचना में घुसपैठ कर गया था। लेकिन अनिरुद्ध को इसकी परवाह नहीं थी। उसने पहले ही कई सिमुलेशन चलाकर अपने नए अंग के प्रत्येक भाग के लिए एकदम सही स्थिति का पता लगा लिया था। तनाव इसलिए था क्योंकि माना की बड़ी मात्रा अभी भी द्रवीकृत हो रही थी। अनिरुद्ध 1.5 दिन तक इसी तरह अभ्यास करता रहा। हर बार जब उसकी माना क्षमता कम होती तो वो आसपास की माना ऊर्जा को ग्रहण करके उसे पुनः प्राप्त कर लेता और ये माना ऊर्जा सीधे उसके माना हृदय में चली जाती। दूसरे दिन के अंत तक अनिरुद्ध थकान से चूर होकर जमीन पर गिर पड़ा। पिछले 2 दिनों में गहन एकाग्रता और ऊर्जा की कमी के कारण उसकी चेतना धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। वो इसे अपनी छाती के भीतर महसूस कर सकता था। हालांकि ये धड़क नहीं रहा था या कुछ पंप नहीं कर रहा था, फिर भी वो एक दूसरे बेसबॉल आकार के हृदय को महसूस कर सकता था जो पूरी तरह से माना से बना हुआ था, बस उसके द्वारा इसे कार्य देने की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 49। अगले 4 महीने बिना किसी अप्रत्याशित घटना के बीत गए, जब अनिरुद्ध या तो अपने माना सर्किट बनाने का प्रशिक्षण नहीं ले रहा होता या वेदांत से बिजली के बारे में सीख नहीं रहा होता था। तब वह लगातार कैथरीन के साथ रहता था। वे हर रात कम से कम एक साथ खाना खाने का प्रयास करते थे। अपने दिन भर के अनुभवों और अपने अपने शिक्षकों के साथ वे क्या कर रहे थे इस बारे में हल्की फुल्की बातचीत करते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विवरण छोड़ दिए ताकि जब वे वास्तव में लड़ें तो एक दूसरे को आश्चर्यचकित कर सकें, लेकिन बाकी सब कुछ उन्होंने आपस में साझा किया। जब कैथरीन ने सुना कि अनिरुद्ध ने वेदांत द्वारा समझाने से पहले कभी माना सर्किट के बारे में नहीं सुना था, तो वह हंसते हंसते अपनी कुर्सी से लगभग गिर पड़ी। लेकिन मन ही मन उसकी पहचान को लेकर उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्हें बनाने की विधि न होना स्वाभाविक था, लेकिन उनके अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी जानकारी न होना रहस्यमय था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने चाहे कितने ही विषयों पर बात की हो, उसका अतीत कभी चर्चा का विषय नहीं बना। इस दौरान दोनों के बीच गहरी नज़दीकी बढ़ गई थी। खासकर जब वे एक तरह से रूममेट बन गए थे तो वे लगातार एक दूसरे से बात करते रहते थे। कभी कभी वे इतने करीब आ जाते थे कि उन्हें खुद भी अपने रिश्ते पर शक होने लगता था, जिसे वे बड़ी झिझक के साथ टाल देते थे। उनमें से किसी ने भी इस विषय पर बात करने की हिम्मत नहीं की। वे एक दूसरे को कुल मिलाकर लगभग 6 महीने से ही जानते थे, जो सैद्धांतिक रूप से किसी रिश्ते के विकसित होने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन दोनों के चुप रहने से उनके रिश्ते में धीरे धीरे स्पष्ट तनाव पैदा हो गया। यह तनाव बुरा नहीं था, बस कुछ पल ऐसे होते थे जब वे एक दूसरे के आसपास असहज महसूस करते थे और सामान्य किशोरों की तरह व्यवहार करते थे, शर्मा जाते थे और एक दूसरे से नजरें मिलाने में असमर्थ होते थे। कैथरीन के साथ उसका रिश्ता पिछले 4 महीनों में उसके द्वारा सुधारी गई एकमात्र चीज नहीं थी। वेदांत जैसे विशेषज्ञ को शिक्षक के रूप में पाने के बाद बिजली पर उसका नियंत्रण काफी बढ़ गया था। उसने एक मजेदार क्षमता भी विकसित कर ली थी, जिसके तहत वह आकाश से बिजली गिराकर अपने विरोधियों को मार गिरा सकता था। ठीक वही क्षमता जिसका इस्तेमाल वेदांत ने उनकी पहली मुलाकात के दौरान उस पर किया था। हालांकि जब अनिरुद्ध ने इसका इस्तेमाल किया तो इसका पैमाना काफी छोटा था। उसकी बिजली का भयावह काला रंग भी वेदांत की लाल बिजली से अलग गुण रखता था, जिससे प्रभाव भिन्न होते थे। हालांकि इनमें से कोई भी बहुत बड़ा सुधार नहीं था, क्योंकि अनिरुद्ध का मुख्य ध्यान उस पर नहीं था, बल्कि उसका ध्यान अपने माना सर्किट पर था। अपनी मूल योजना के विपरीत उसके द्वारा निर्मित शारीरिक संरचना को पूरा करने में लगभग 3 महीने लग गए। अपने माना हृदय के पूरा होने के बाद उसने अपने गले से लेकर पैरों तक फैले जटिल तंत्र को पूरा करने में 2 महीने बिताए। यह प्रणाली सचमुच कला का एक अद्भुत नमूना था। पतले बैंगनी धागे अब अनिरुद्ध के पूरे आंतरिक शरीर पर परत दर परत फैले हुए थे। क्योंकि उसने मूल रूप से परिसंचरण तंत्र की योजना बनाई थी, लेकिन उसने इसे तंत्रिका तंत्र की तरह संरचित किया था, और नसें धमनियों की तुलना में कहीं अधिक जटिल थीं। वे उसके शरीर में सांप की तरह फैली हुई थीं, एक दूसरे से लिपटकर शरीर को भरते हुए पैटर्न बना रही थीं। इस प्रणाली में 8 भाग थे, प्रत्येक अंग के लिए 1 और केवल धड़ के लिए 4 भाग। उसने सोचा कि ऐसे समय भी आएंगे जब उस पर शक्ति का प्रभाव पड़ेगा, और वह नहीं चाहता था कि उसके पूरे ऊपरी शरीर के ऊर्जा परिपथ खतरे में पड़े। उन्होंने अपने हृदय में भी एक परिवर्तन किया। गहरी चिंता के बाद उन्होंने अपने भौतिक हृदय को अपने माना हृदय से जोड़ दिया, ताकि उनके आंतरिक शरीर में माना परिपथों की स्थिति स्थिर हो सके। अब वे उनके शरीर का एक अभिन्न अंग बन गए थे। जब उसका शरीर विकसित होता तो वे भी उसके साथ विकसित होते,
और लेगो की तरह उन्हें उसकी इच्छा अनुसार अलग किया जा सकता था और फिर से जोड़ा जा सकता था। अपने शारीरिक परिपथों पर काम करते हुए उन्होंने जो आखिरी महीना बिताया, उसी दौरान उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने मस्तिष्क को भी इस प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया, जिससे एक ऐसा फीडबैक लूप बन सके जो उसके शरीर के हर हिस्से तक फैले। चूंकि वे मस्तिष्क निष्क्रियता की स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते थे, इसलिए इस कदम को उठाने से पहले उन्होंने 2 सप्ताह तक इसके कार्यों का गहन अध्ययन किया। यह हिस्सा सबसे खतरनाक था, क्योंकि उसे अपने हर कदम पर पूरा ध्यान देना था। उस हफ्ते वह पहाड़ पर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाया। जब अनिरुद्ध ने अपना काम पूरा किया तो उसकी त्वचा से हल्की बैंगनी आभा निकलती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि उसकी नई बनी मेरिडियन चमक उठी थीं। ये साधकों की तरह की नाड़ी रेखाएं नहीं थीं, लेकिन फिर भी उसने इन्हें यही नाम दिया। और जब यह काम पूरा हो गया तो अनिरुद्ध ने अलौकिक प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया। एक बार यह प्रणाली पूरी हो जाने पर इसे इसके भौतिक समकक्ष से जोड़ दिया जाएगा, ताकि उसके माना सर्किट पूरे हो सकें। यह प्रक्रिया उसके लिए पिछली प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक आसान थी। भौतिक परिपथ बनाना एक नए अंग को बनाने जैसा था, मानो शरीर की मूल संरचना को बदलना, लेकिन सूक्ष्म पक्ष उसकी आत्मीयताओं को समझने जैसा था। उसने अपने मन में मार्ग खींचा और उस अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वह उनमें समाहित करना चाहता था। उसे केवल अपने शरीर के भीतर पहले से मौजूद समानांतर रेखा का पता लगाना था। जैसे जैसे वो इन सूक्ष्म परिपथों का निर्माण कर रहा था, उसका मन विनाश के विभिन्न रूपों की ओर भटक रहा था। परमाणु विस्फोट जो पल भर में लाखों लोगों को जलाकर राख कर देते हैं, और परमाणु शीतकाल जो बचे हुए लोगों को भी मार डालता है। खगोलीय पिंडों की टक्कर जिससे ग्रह और आकाश गंगाएं बनती हैं, और मानसिक टूटन और क्रोध जैसे विनाश के और भी जटिल रूप। विनाश के इन सभी विचारों ने उसकी रचना को फोर्स दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर के भीतर एक अलौकिक लाल काले रंग की संरचना का निर्माण हुआ। उसने अपने निचले अंगों से शुरुआत की और ऊपर की ओर बढ़ता गया। निर्माण करते समय जानबूझकर अपने माना हृदय से बचता रहा, और फिर इसके निर्माण के अंतिम दिन उसने अपने अलौकिक परिपथों के मूल को अपने माना हृदय से जोड़ दिया। उसी क्षण दुनिया रोशन हो उठी और अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे उसने किसी कार के इंजन की तेज आवाज सुनी हो। उसके शरीर से चकाचौंध कर देने वाली नीलमणि जैसी चमक निकलने लगी, क्योंकि उसके द्वारा स्थापित सर्किटों के माध्यम से माना ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया था। धक 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 उसका माना हृदय धड़कने लगा और उसके शरीर के हर हिस्से में माना ऊर्जा प्रवाहित करने लगा। चूंकि ये उसके वास्तविक हृदय से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये उसी तरह कार्य करता था। अपने मस्तिष्क से जुड़ने के भी कुछ फायदे थे। अनिरुद्ध को परमानंद का अनुभव हुआ, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा उसके द्वारा बनाए गए रास्तों पर प्रवाहित हुई। जब उसने अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए बिजली की एक हल्की सी चमक छोड़ी, ये पल भर में हो गया। उसके विचारों और कार्यों के बीच 1 माइक्रोसेकंड का भी विलंब नहीं हुआ, और उस साधारण से झटके की शक्ति इतनी थी कि उसने जमीन में एक छोटा सा छेद कर दिया। अनिरुद्ध खुशी से उछल पड़ा। उसे सच में नहीं लगता था कि अब कोई उसे हरा सकता है, लेकिन उसने कुछ महीने पहले वेदांत ने उसके साथ जो खिलवाड़ किया था, उसे याद करके खुद को जल्दी से शांत कर लिया। बिल्कुल सही, मेरी ताकत को अनुकूलित किया गया है और थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन ये बेतहाशा नहीं बढ़ी है। मुझे अपना विवेक बनाए रखना होगा और घमंडी नहीं होना होगा। और जैसे ही वो अपने क्षणिक उत्साह से बाहर आया, एक और अप्रत्याशित घटना घटी। उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो खुल गया। आपने माना सर्किट के एक नए क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। हालांकि कई लोगों ने इन्हें भौतिक या सूक्ष्म रूप में बनाया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने दोनों को आपस में जोड़ने का विकल्प चुना है। जैसे जैसे आपका मार्ग आगे बढ़ेगा, आप आत्मा से संबंधित रहस्यों को भी उजागर कर सकेंगे। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के माध्यम से आपकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई है। आपके माना सर्किट को एक नई विशेषता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपको अनंता मैट्रिक्स नामक विशेषता प्रदान की गई है। आपकी किंवदंतियों को बढ़ाया गया है। अनिरुद्ध की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लगा जैसे ये प्रणाली सचमुच सर्वव्यापी है। इसने उसके मन सर्किट बनाने के पीछे छिपे महान उद्देश्य को भी समझ लिया था, और उसी के आधार पर उसे पुरस्कार भी दिए थे। उसे अनंता मैट्रिक्स के बारे में या उसके माना सर्किट से इसके संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसे एक गुण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए ये अच्छा होना ही था। उसे बस हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहना था। काम खत्म करते ही अनिरुद्ध उठा और अंगड़ाई ली। ज़ारा से मिले हुए उसे 5 महीने हो गए थे, और वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि वो क्या कर रही होगी। इन 5 महीनों के दौरान वे अपने मानसिक जुड़ाव के माध्यम से लगातार बात करते रहे थे, और अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि ज़ारा के विचार अधिक सुसंगत हो गए थे। हालांकि वो अभी बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके विचार मूल रूप से पूर्ण वाक्य थे।
न कि भावनाओं का वो गुच्छा जो उसे तब मिला था जब उन्होंने पहली बार अपना समझौता किया था। बीस्ट टेरिटरी जेनिथ अकेडमी से ज्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर स्थित थी जहां सभी जातियों के लिए आसानी से पहुंचा जा सकता था। अनिरुद्ध को यह समझ नहीं आया कि बीस्ट क्षेत्र के करीब होना क्यों आवश्यक था, क्योंकि 4th क्लास के बिना बीस्ट मानव रूप धारण नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने वेदांत से सीखा था कि यह सद्भावना का संकेत था। आखिरकार अगर अकेडमी बीस्ट्स के अलावा हर जाति के क्षेत्र के केंद्र में होती तो इससे किस तरह का संदेश मिलता। खैर, अनिरुद्ध के प्रशिक्षण के पहले महीने के दौरान ज़ारा बीस्ट्स के क्षेत्र में गई थी और उसने अपना समय वहां विकास करने में बिताया था। हालांकि बीस्ट क्षेत्र के भीतरी इलाके विकसित थे और मानव क्षेत्रों से बहुत अलग नहीं थे, फिर भी कई ऐसे बीस्ट थे जो स्वतंत्र रूप से घूमना और शिकार करना पसंद करते थे, क्योंकि ये उनके स्वभाव के सबसे करीब था। ये बात विशेष रूप से 2nd क्लास के बीस्ट्स के लिए सच थी, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी भी विकासशील अवस्था में थी। ज़ारा एक विशेष मामला थी और अनिरुद्ध ने सोचा कि शायद उसके ब्लड लाइन के कारण ही उसकी बुद्धि इतनी उच्च थी कि वो उसके शब्दों को तब भी समझ सकती थी जब वे केवल 1st क्लास के छात्र थे। तैयारी का समय समाप्त हो जाने के बाद अनिरुद्ध ने उसे वापस बुलाया। अगर वो एक ही जगह पर होते तो उसे अलग रहने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन टूर्नामेंट में जाने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं रह सकते थे। ज़ारा भी यही भावना रखती थी। दोनों ने कई कठिन परिस्थितियों में एक साथ रहकर एक ऐसा बंधन बना लिया था जो खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत था। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई अनिरुद्ध से पूछे कि दुनिया में वो किसके सबसे करीब है, तो उसका जवाब निस्संदेह ज़ारा ही होगी। अनिरुद्ध अपने घर वापस आया और कैथरीन के साथ अपना रात का खाना खाया, जहां वे दोनों उत्साह से कई विषयों पर बातें कर रहे थे। हालांकि आज का मुख्य विषय आने वाला नेक्सस इवेंट था। आखिरकार इसकी शुरुआत में सिर्फ 1 हफ्ता ही बाकी था।